अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये एपिसोड वाइज नॉवल है। बहुत मज़े का नॉवल है, वन ऑफ माई फेवरेट बल्कि मोस्ट फेवरेट नॉवेल्स में से मेरे एक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये ज़रूर अच्छा लगेगा। बहुत ही कमाल की स्टोरी है, बहुत मज़े का नॉवल है। अगर हम नॉवल के बारे में बात करें तो नॉवल एज डिफरेंस बेस्ड नॉवल है। इसके अलावा कज़न मैरिज बेस्ड नॉवल है, रूड हीरो बेस्ड नॉवल है, इनोसेंट हीरोइन बेस्ड नॉवल है। बहुत मज़े की, बहुत कमाल की स्टोरी है। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। आप सब ने रिस्पॉन्स अच्छा देना है तो आपको वक्त पर एपिसोड मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलें हम आज की अपनी पहली एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी एपिसोड नंबर 1 में क्या होता है। वो 2 दिन से घर नहीं गया था क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। उसकी मोहब्बत जो कि 4 साल उसके नाम रही थी, आज पल में उसके छोटे भाई हसनाल बख्त के नाम हो गई थी। वो अपनी ज़ात में उलझा हुआ शख्स बहुत बिखरा हुआ था। इस बिखरेपन की वजह इशनाल बख्त थी। रोशनाल बख्त को तो यकीन नहीं आ रहा था कि इशनाल बख्त उसके साथ ऐसा करेगी। वो जो उससे 12 साल छोटी थी, उसका मुंह से बच्चा बच्चा कहते नहीं थकता था। वो 2 दिन पहले उसकी बीवी बना दी गई थी। अगर इशनाल बख्त उसके सामने होती तो इशनाल बख्त उसका हशर कर देता। पिछले 2 घंटों से वो मुसलसल कमरे में टहल रहा था। उसे सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का था कि उसके वालिदैन जो उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, इशनाल की एक बात की वजह से वो सारी इज्जत रेत का महल साबित हुई थी। बाबा की एक बात वो सह नहीं पा रहा था कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बार बार बाबा की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। 2 दिन से उसको कोई बुला नहीं रहा था। गुस्सा जब हद से सवा हो गया तो घर की तरफ कदम बढ़ाए, क्योंकि 2 दिन से वो घर वालों के ताने ही बर्दाश्त कर रहा था। वो कमरे में आया, डोर लॉक लगाया, फिर बेड की तरफ बढ़ा, लेकिन ये क्या, उसके बेड पर सोई हुई थी, जिसकी वजह से उसके गुस्से का ग्राफ और बढ़ा था। उठो, मेरी नींदें बर्बाद करके मज़े से सो रही। और इशनाल बख्त ने गुस्से से ब्लैंकेट उतार कर नीचे फेंका था, जिससे इशनाल के कपड़े बेतरतीब हुए थे। ए उठो बेगैरत औरत। वो ना चाहते हुए भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया था। उसको अपने सामने देखकर जो आया बोल गया। इशनाल को देखकर उठ बैठी थी। भाई आप यहाँ? वो उठकर एकदम से उसके गले लगी थी। इशनाल उसकी गाली नहीं सुनी, इसीलिए उसके साथ लिपट गई थी। भाई आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। चिटाख उसे खुद से लहदा करता उसके नाजुक चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर गया था। खबरदार बाजारी औरत, तुम्हें किसने कहा कि मेरे रूम में आओ? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वो मुझे छोटी अम्मी ने कहा था कि आइंदा मैं आपके कमरे में रहूँगी। वो सहम कर बोली तो अपनी जगह पर सो, यहाँ मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे ज़मीन पर धक्का देते हुए बोला था। ये जगह है तुम्हारी। इशनाल ने तो उसके तेवर देख कर ही सहमी थी। आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरी बात आप नहीं सुनेंगे ना? मैं तो समझी थी आप दुनिया के आखिरी इंसान होंगे जो मेरी बात रद्द नहीं करेंगे। एक और लफ्ज़ नहीं, आज मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी। वाकई ऐसी लड़की नहीं हो ये बात, काश मुझे समझ आ जाती। ये लफ्ज़ तो 18 साल की मासूम लड़की पर ताज़ियाना बनकर लगा था। भाई आप मेरी बात तो सुने। भाई बेगैरत औरत, जो तुमने किया है, आज तुम्हारा और मेरा निकाह हुआ है, फिर मासूमियत का नाटक क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें बहन समझा था, लेकिन तुमने मुझे भाई नहीं समझा। बताओ क्यों किया तुमने? अब ज़मीन पर बैठा उसके पास उसको झंझोड़ रहा था। मेरे माँ बाप का यकीन उठ गया मुझसे। मेरी मोहब्बत मुझसे जुदा कर दी तुमने। मेरे भाई को मेरे खिलाफ़ कर दिया तुमने। ऐसी कौन सी आग थी जो तुम मुझसे बचाना चाहती थी? सब लोगों ने मुझ पर बहुत मान किया था, टूट गया पल में, जो कि मैंने नहीं तुमने तोड़ा है। प्लीज़ मैं सबको बता दूंगी सच क्या है। मुझे मिनाल आप पे नुसरात आपके कमरे में। अपनी बकवास बंद करो, ये ना जिंदा ज़मीन में गाड़ दूँ वाहियात औरत। खबरदार जो तुमने मिनाल के बारे में कुछ कहा, अपने गुनाह उस बेचारी पर ना थोपो। थू है तुम पर, अपनी बहन की खुशियाँ छीन लिया तुमने। मैं तो फिर इशनाल की तो मानो काटो तो बदन में लहू नहीं वाली हालत थी। प्लीज़ आप मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं तो आपकी लाडली थी ना। आप मेरे लिए मेरे सामने इतनी अब्यूज़्ड वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। वो इतने मासूम लहजे में बात कर रही थी कि एक पल तो रुशनाल वक्त पे छटका था, लेकिन उसके आगे उसके अल्फाज आए थे जिसकी वजह से वो जल कर रह गया था। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी मासूमियत का जो मास्क है ना, कल तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से उतर गया है। मैं आपके सामने कल घर वालों को बोलूँगी कि आप बेकसूर हैं। मैं सब ठीक कर दूँगी। फिर तो आपको मुझे गलत नहीं कहेंगे ना, और गालियाँ भी नहीं देंगे ना? वो बड़ी आस से पूछ रही थी। क्या ठीक करोगी? मेरे माँ बाप का भरोसा जो तुमने तोड़ दिया है। तुमने
तुम्हारी वजह से मिनाल मुझसे दूर हो गई है। तुम्हें तो पता था ना कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर क्यों ये फ़रेब? तुम्हारे ऐसा करने से कुछ ठीक नहीं होगा। ना मेरी खोई हुई इज्जत वापस आएगी और ना ही मुझे मिनाल मिल पाएगी। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और तुम्हारी वजह से मैंने उसे खो दिया है। मैं उससे नज़रें तक नहीं मिला पा रहा, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा जहर घोलूंगा तुम जी नहीं सकोगी और ना ही मर सकोगी। मौत मांगोगी तो मौत नहीं मिलेगी, और ज़िंदा तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। ये कहते हुए उसके करीब हो गया था। उसका दुपट्टा उसके वजूद से अलहदा कर दिया गया था। वो ठंडी ज़मीन पर बैठी पीछे को सिरकने लगी। इतनी बच्ची नहीं थी कि उसकी निगाहों को समझ नहीं पाती। औरत अपने ऊपर पड़ी हर निगाह समझ लेती है, लेकिन आज उसकी निगाहों से अपनी इज्जत नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कुछ नहीं किया है। आज तुम्हारी वजह से सबकी नज़रों में मेरा मजाक बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम कह रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया। बहुत शौक था तुम्हें मुझसे शादी का। तुमने काट का उल्लू समझ लिया था। सबने मुझे तुम्हारा शौहर बनाया है, तो मैं क्यों इस रिश्ते से दूर रहूं? आज तुम्हें तुम्हारा शौहर बनकर दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर उसका मासूम सा दिल बंद होने लगा। प्लीज़ नहीं नहीं। जब मैंने सबकी जली बुनी सुनी है, तो तुम्हें क्यों ना इस तरह से गुजारूं? नहीं, आप तो मेरे सुपरमैन हैं ना। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो नाकाबिले यकीन हालत अपनी आवाज़ की कपकपाहट पाकर बोली थी। मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाऊंगा। आज इशनाल का यकीन टूटने की दहलीज पर था। वो अपने और उसके दरमियान ज़रा सा फासला भी मिटा गया था, जबकि इशनाल वक्त का आज मान टूटने पर आया हुआ था। वो जिस शख्स की आंखों में इज्जत, मान और अकीदत होती थी, आज नफरत, गुस्सा और ज़िद थी। आज वो उसकी सांसें छीनने पे आया हुआ था। रात का 1 बज रहा था। सब सुकून से बिस्तरों पर सो रहे थे, लेकिन वो अपना मान टूटते हुए देख रही थी। प्लीज़ नहीं नहीं, मैं तो आपकी इशू हूँ ना। सब क्या सोचेंगे? प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। मैं मर जाऊँगी। इशू नहीं, तुम मेरी नाम नेहाद बीवी हो, जो कि कल बड़े मज़े से मोहब्बत का इजहार कर रही थी। तुम ना मिले तो मैं मर जाऊँगी। ये तुम ही थी घटिया औरत, जो कल उस कमरे में मुझसे इजहार मोहब्बत कर रही थी। वो उसके अल्फाज दोहरा रहा था। जनाजा निकाल के रख दिया तुमने मेरी इज्जत का। वो फिर से ज़रा फांसे पर होकर उठने लगी, जब फिर वो उसे अपनी तरफ घसीटने लगा था। ख़बरदार, यहाँ से जाना भी नहीं। जिन लोगों के सामने मेरा तमाशा बना, उन सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनेगा। नहीं, प्लीज़ नहीं। वो बिगड़ना वसल की रातों का, वो नहीं की हर अदा। वो मायने खेजी से शेर पढ़ता उसे अपनी तरफ घसीट चुका था। रोशनाल बख्त ने पल में उसका बरसों का एतबार तोड़ दिया था। उसकी सिसकियाँ, मज़ाहमतें कुछ काम नहीं आई थी। नफ़रत की आग में रोशनाल के सारे एहसास मर चुके थे। वो उसे भी इस अज़ियत से गुजारना चाहता था जिस अज़ियत से वो खुद गुजरा था। आज इशनाल बख्त अपना सब कुछ हार गई थी। उसने जो कुछ कहा था वो करके दिखाया था। ना जिंदों में छोड़ा, ना मुर्दों में। आज लोग जीत गए थे, मिनाल जीत गई थी, लेकिन इशनाल बख्त सब कुछ हार गई, इज्जत तक। मिनाल को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक पल में क्या से क्या हो गया। जो घड़ा उसने इशनाल के लिए खोदा था, वो खुद उसमें जा गिरी थी। दरवाज़ा खोले, मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोले मिनाल। मिनाल इन सोचों में गुम थी जब इशनाल की आवाज़ आई थी। क्या हुआ? क्यों मेरा जीना हराम कर रहे हो? वो दरवाज़ा खोलते दांत पीस कर बोली थी। मैं आपका शौहर हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो भी शायद उसकी इज्जत ही कर रहा था। शौहर हो, मैंने गोद तो नहीं ना लिया। तो ले लेना, 4 साल बड़ी हैं। वो हाथ फैलाने वाले अंदाज में खोलता उसे आंख विक करता डिटाई से बोला था। चुप, एकदम चुप बदतमीज़ इंसान। मैं तो तुम्हें छोटा बच्चा समझती थी। आप अपनी आंखों का इलाज करवाएं। सबसे पहले तो मैं आपसे बड़ा ही लगता हूँ, और दूसरा मैं शौहर बन गया हूँ आपका। अब तो मुझे बच्चा समझने की गलती कभी मत करिएगा, वरना नताइज की जिम्मेदार आप खुद होंगी। अभी वो अपनी चप्पल उतारते ही कि जिस दरवाजे से अंदर आया था उसी से निकलता फिर से बंद कर गया था। खोलो बदतमीज़ इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने तो कहा था कि आप मुझे पकड़ें, और ज़रा कस के पकड़ें, लेकिन आपकी अपनी गलती है। वो इतनी शिद्दत से रो रही थी। रात वाला मंजर उसकी निगाहों से हट ही नहीं रहा था। वो ज़मीन पर बैठी ये सोच रही थी कि रोशनाल इस हद तक कैसे गिर सकता है। उठो जल्दी से, अपना हुलिया सही करो, नीचे आओ। कुछ देर खूनखार नज़रों से उसे देखता रहा, लेकिन उसे टस से मस्त होता देखकर वो झंझला कर रह गया था। इशनाल ने नज़रें उठाकर उसे देखा। उसको घूरता पाकर नज़रें झुका गई थी। ऐसे क्या घूर रही हो? उठ जाओ, नहीं तो इंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी धाड़ती आवाज़ से गिरती पड़ती अपने टूटे वजूद को लेकर उठी और वॉशरूम में बंद हो गई थी। वो नीचे आई तो सबने उसे देखा। वो कन्फ्यूज़ होकर नज़रें झुका गई थी। वो किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। चलो, रोशनाल ये कहकर सूटकेस लेकर जाने लगा। कहाँ? उसकी आवाज़ गले में अटकी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ करो, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। हनीमून पर लेकर जाना होगा ना तुम्हें। इतनी भोली क्यों बन रही है? मेरी बेटी की खुशियों पर डाका डालकर उसके नसीब पर तो स्याही मल दी है। प्लीज़ अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप यकीन करें मेरा। वो गिड़गिड़ाने लगी थी। मैंने आपी की खुशियों के लिए हमेशा दुआ की है। नहीं हो तुम मेरी बेटी, तुम्हारी माँ मर गई थी मेरे लिए पैदा करके
मर गई थी और तुमने भी तो दिखा दिया कि तुम मेरी सौतेली हो। मैंने तुम्हारी परवाह की और तुमने मुझे डस लिया। समीना बेगम संगदिली की हर हद पार कर गई थी। प्लीज़ अम्मी, मुझ वो टूटे टूटे लफ्ज़ों से कहती उनके हाथों पर अपना हाथ रख चुकी थी। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। उन्होंने उसे ज़ोरदार धक्का दिया जो कि रोशनाल के कदमों में जा गिरी थी। वो उठी। ताई अम्मी, आप तो मेरी बात का यकीन करें। वो अब तहमीना बेगम की तरफ आई थी। जाओ, वो तुम्हें शहर लेके जा रहा है। उसके आंसू पोंछ कर गले लगाते हुए बोली थी। उसने आगा जान की तरफ देखा जो कि निगाहें फेर चुके थे। वो शुरू से उन्हें नहीं बुलाते थे। इशनाल ने सबकी तरफ रोक कर देखा मगर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मिनाल कुछ कह नहीं रही थी लेकिन वो अपनी जगह शर्मिंदा हो गई थी। इशनाल सही कह रही है, उसका भी तो घर है ना। हसनाल ने उसकी तरफदारी की लेकिन आगा जान की कड़ी नज़रों से खामोश हो गया था। सबको खामोश देखकर उसको झटका लगा था। उसकी ज़ात इतनी ऐसा हो गई थी कि सब उसको निकाल रहे थे। वो सबकी तरफ देख कर रोने लगी थी। तुम इसे लेकर जा रहे हो कि नहीं? समीना बेगम ने सख्त आवाज़ में रोशनाल को देख कर कहा था। ज़हूर, सामान गाड़ी में रखो, चलो। रोशनाल ने मुलाजिम को कहकर उसका हाथ पकड़ कर जाने लगा। प्लीज़ मुझे ना लेकर जाएं, मुझे माफ़ कर दे सब। लेकिन रोशनाल कान बंद कर गया था। मैंने नहीं जाना आपके साथ, आप गंदे हैं। उसका हाथ छुड़वाने लगी थी। रोशनाल ने दूसरा हाथ घुमाकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और उसे घसीटता कार में धक्का देकर डोर लॉक किया था और ख़ुद दूसरी तरफ आकर बैठ गया था। अब आप सब खुश हैं? अब आ गया आपको चैन? ये उसके बाप का भी घर था। हसनाल बसाए ठंडे मिजाज का मालिक था पर उसके आंसू देखकर चुप नहीं रह पाया था। वो सारे रास्ते रोती आई थी। रोशनाल ने उसे चुप नहीं करवाया था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उसके रोने से। वो संजीदगी से ड्राइविंग करता रहा। घंटे बाद वो फ्लैट में पहुंचे। उतरा तो इशनाल भी उसकी पैरवी में बाहर निकली। चाबी निकाल कर उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। फ्लैट बिल्कुल न्यू और फैंसी सा था। सामान भी नया था। सोफ़े, बेड वगैरह हर चीज़ थी। 4 कमरे, अमेरिकन तर्ज का किचन था और लाउंज भी बहुत बड़ा था। ये फ्लैट उसने तकरीबन साल पहले ख़रीदा था जब वो MBA करके पाकिस्तान आया था। रोशनाल ने फ्लैट इसलिए ख़रीदा, अगर कभी वो ऑफिस के लिए लेट हो जाता तो रात यहीं रुक जाता था। और ये फ्लैट उसने कबीर साहब के कहने पर ख़रीदा था। वो घबरा गई थी फ्लैट को देखकर। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये सामान सेट कर देना। तो उसको हक्का बक्का देखते हुए बोला जो फिर से रोने आई थी। मैं अकेली कैसे रहूँगी, मुझे डर लगता है। रोशनाल बचपन से जानता था कि वो अंधेरे से कितना डरती है, फिर भी वो उसे ये ज़ियत देना चाहता था। जैसे और रहती हैं, अब रोई मैं लिहाज नहीं करूँगा, थप्पड़ लगा दूंगा। वो रात से उसको रोते हुए देख रहा था। वो और फूट फूट कर रोने लगी। बंद करो ये ड्रामा, जीना हराम करके रख दिया तुमने मेरा। उसके रोने से झंझला गया था मगर वो और बुलंद आवाज़ में रोने लगी थी। रोशनाल के गुस्से का ग्राफ और बढ़ गया था। तुम्हारा रोना नहीं बंद हो रहा ना? ओह, अब समझ आई, तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे पास रहूं। उसे बाजू से पकड़ता करीब कर गया था जबकि इशनाल को अपना रोना भूल गया। वो खौफजदा सी होकर उसे देखने लगी। अपने आप को उसके बाजुओं से छुड़वाना चाहा। वो तड़प कर उसके हिसार से निकली थी। अब क्या हुआ? यही तो तुम चाहती थी, मैं तुम्हारा होकर रहूं और किसी काम का ना रहूं। उसकी घटिया बातें सुनकर उसका चेहरा अहानत से लाल हुआ था। आंसू फिर से निकल आए थे। मेरे वापस आने तक ये सामान सेट होना चाहिए। वो कुछ पल से रोता हुआ देखता रहा। उसे हुक्म देता निकल गया था। उसके जाने के बाद वो फिर से रोई थी। उसकी एक गलती, उसका आखिरी ख्याल रखने वाला शख्स भी दूर हो गया था। वो पछता रही थी कि काश वो मिनाल की बातों में ना आती और ना उसका मुहाफिज इतना बदला हुआ होता। इशनाल बख्त को रुशनाल बख्त के रवैये ने तोड़ कर रख दिया था। वो मम्मी गुड़िया इस मेहरबान का लहजा सह नहीं पा रही थी। वो सारा दिन फ्लैट साफ़ करती रही। पहले वो कुछ खौफज़दा रही थी लेकिन फिर ये सोच कर कि अब उसने दिन तन्हा ही गुजारने हैं। अब सूटकेस जो कि काफ़ी भारी था वो मुश्किल खींच कर लेकर गई थी और उसके कपड़े निकाल कर सेट किए थे। ये काम करने के बाद किचन का फर्श धोया, हर चीज़ को साफ़ किया था। मगरिब की अज़ान हुई तो वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और सूरह यासीन पढ़ने के लिए वहीं बेड पर ही सो गई थी। वो काफ़ी रात को घर आया। पूरा फ्लैट शुभ चमका हुआ लग रहा था। पूरा फ्लैट सही चमका हुआ लग रहा था। हर चीज़ तरतीब से और नफीस से लग रही थी। उसने खाना किचन में रखा और रूम गया जहाँ वो नमाज वाले स्टाइल में दुपट्टा लपेटे सो रही थी। कुछ पल तो वो उसके मासूम चेहरे को देखता रहा। वो उसके पास जा बैठा। उस पर वो भी झुकता है कि उसकी आंख खुली थी। रोशनाल सीधा होकर बैठ गया जबकि इशनाल थोड़ी सी खाइफ थी। उठो, खाना लगाओ, मुझे भूख लगी हुई है। उसके सर तासुरात देखकर वो उठ खड़ा हुआ था। वो किचन में आई, खाना गर्म करके टेबल पर रखा। जब वो अपने सर पर हाथ फेरता टेबल पर जा बैठा और वो खाना खाने लगा था। खाना खाकर नैपकिन से हाथ साफ करके उठ खड़ा हुआ था। कैबिनेट के ऊपर सामान पड़ा हुआ है, वो निकाल कर कॉफ़ी बना कर लाओ मेरे लिए। और हाँ, कल मैं सामान लेकर आऊँगा, खाना वगैरह तुम खुद बनाओगी। अगला हुक्म सादिर करता चला गया था जबकि बेबसी के एहसास से इशनाल की आंखों से आंसू निकल गए थे। वो कभी तबीयत की ख़राबी की वजह से खाना नहीं खाती तो वो उसके रूम में ले आता, उसे टैबलेट देता, लेकिन अब वो कल से भूखी थी, उसकी परवाह ही नहीं थी।
उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई जो कंप्यूटर पर कोई काम कर रहा था। उसके आगे कॉफ़ी का कप रखा। खाना खाया, मसरूफ़ से अंदाज पर निगाहें उठाए बगैर उससे पूछा था। इशनाल तो खुश हो गई कि उसे परवाह है। मुझे रिस्क की बेहुरमती पसंद नहीं है और ना मेरे पास हराम पैसा जो तुम पर ज़ाया करता रहूँ। अपने हिस्से का खाना खाओ, ये ना हो कल मैं डस्टबिन में देखूँ। अगर डस्टबिन में पड़ा नजर आए तो फिर अपना हशर देख लेना। इशनाल की सारी खुशफहमी उड़न छू हुई थी। वो रूम से निकल गई थी जबकि पीछे से रोशनाल कॉफ़ी का सिप भरते हुए अपने रवैये पर गौर करने लगा। उसे पता था कि वो कल से भूखी है। सुबह भी वो उसे जल्दी में ले आया था। दिन भर उसकी थकन का देखकर उसे डायरेक्ट खाने का नहीं कह सका क्योंकि उसकी अना ने गवारा नहीं किया था। वो किचन में आई और जहर मार कर नवाले लेने लगी और थोड़ी सी बची हुई कॉफ़ी पीकर बर्तन धोकर लाइट ऑफ करके अंदर चली गई थी। वो अंदर आई तो देखा कि वो चेयर पर सर रखे सो रहा था। वो उसके शूज़ उतारने लगी। उसकी उंगलियों के लम्स पर उसकी आंख खुली थी। ये क्या कर रही हो? वो अपने पाँव झटके से पीछे कर गया था। आपके शूज़ उतार, मैंने कहा था करने को। उसकी बात काटते ज़ोरदार सी धार से बोला था। अब इन ऊंची हरकतों से मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करोगी? वो फिर रोने लगी थी। दफ़ा हो जाओ, सर में दर्द करके रख दिया तुमने मेरे। वो सहम कर पीछे हुई थी। वो अपने आंसू पर काबू पाती रूम से निकल कर लाउंज में आई थी। वो इतना थका हुआ था कि शूज़ उतार कर सो गया था। रात के 2 बजे उसकी आंख खुली थी। करवट बदल कर देखा तो कहीं भी नहीं थी। उसको तशवीश हुई। सारे रूम चेक करने के बाद वो परेशान हो गया था, पर वो कहीं भी नहीं थी। वो सही मायनों में परेशान हुआ था क्योंकि उसने हर जगह चेक कर लिया था, वो कहीं भी नहीं थी। वॉशरूम तक देख लिया, वो कहीं भी ना मिली थी। वो फ्लैट का दरवाज़ा देखने जाता है कि उसे सोफ़ों के पास स्क्रीन आंचल नजर आया। वो मुड़ता हुआ सोफ़ों के पास आया था तो वो सोफ़ों की पूंछ से टेक लगाकर बैठी बैठी सो गई थी। सूजी मतूरम आंखें देखकर एक पल को वो शर्मिंदा हो गया था क्योंकि कल से उसने उसे ज़हनी अजियत में रखा हुआ था। सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई थी। वो बारीक से दुपट्टे में कब से पड़ी हुई थी। सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी। ये सोचते ही वो सच में परेशान हुआ था। उसने हाथ आगे बढ़ाया था उसे उठाने के लिए, फिर कुछ सोच कर रुका। पागल, बड़बड़ाकर उसे चुप कर बाजू में उठाता रूम में ले आया था और बेड पर डाला था। कंफर्टर उसे उड़ाकर दूसरी साइड पर आकर सो गया था। पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? समीना बेगम को मिनाल की बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि सदमे से पागल हो गई थी। हाँ मम्मा, मैंने किया था। उस रात मैंने इशनाल को वो लेटर लिखकर दिया था। मैंने उससे कहा था रुशनाल को मेरा लेटर देकर आओ, और फूल भी मैंने दिया था। वो तो मेरी मोहब्बत में उस रात रुशनाल के कमरे में गई थी। मिनाल, क्या किया तुमने? अपनी माइयों वाले दिन ये पागलपन कैसे कर दिया तुमने? इतना शानदार बंदा और इतनी जायदाद का वारिस इशनाल के नाम कैसे कर दिया तुमने? सच में तुम पागल हो गई हो। उनके मुंह से सदमे से बात ही नहीं निकल रही थी। हाँ मम्मा, मैंने किया यह काम। आपकी खुद साख्ता नफरत की वजह से मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। आपने 5 साल की उम्र से मेरे दिमाग में फतूर भरना शुरू कर दिया था। आप बेज़ाहिर तो सबके साथ खुश इखलाक़ी से पेश आती थी, लेकिन इन सब के लिए मैंने आपके दिल में नफरत उभरती हुई देखी थी। आप सबका ख्याल तो रखती थी। आप पापा के सामने इशनाल से मोहब्बत तो करती थी, उससे हंसकर बातें करती, उसका ख्याल रखती, लेकिन पापा की गैर मौजूदगी उसमें उसके लिए जहर उगलते मैंने देखा था। मम्मा, आप जिस काम के लिए मुझे मना करती थी कि काम थोड़ी देर बाद आप खुद कर रही होती थी। मम्मा, एक बात आप मेरी याद रखिएगा, जो बुराई आप में खुद में होती है उस बुराई से बच्चों को मना मत करें, क्योंकि बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। मैंने आपसे ही तो नफरतें अदवतें मुँह पे बदलना सीखा है। मिनाल अपनी माँ की तरबियत पल में उसके मुँह पर मार गई थी। मम्मा, आपने मुझे एक ऐसा खिलौना बनाया जिसका रिमोट आपके हाथ में था। अब जब चाहे मुझे चिल्लाती रहें, जैसे चाहे इस्तेमाल करती रहें। अगर आप मुझे इशनाल से मोहब्बत का दर्स देती तो मेरे दिल में इतना जहर नहीं होता। समीना बेगम उसकी बातें सुनकर साकत हो गई थी। मम्मा, मैं मज़ीद दिल में ये गिल्ट नहीं रख सकती। मैं अपने जुर्म का एतराफ़ करूँगी आगा जान, ताई अम्मी और ताया जान के सामने। मिनाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये मैं कह रही हूँ। वो थोड़ी देर पहले खामोश थी, अब फिर से वही कुछ कर रही थी। ये बेवकूफ़ी तो मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। अपने पाँव पर तुम खुद कुल्हाड़ी मारोगी, क्योंकि आगा जान का अपनी पोती का प्यार जागेगा और तुम्हें वो धक्के देकर घर से निकाल देंगे। वो फिर से उसकी ब्रेन वॉशिंग कर रही थी। मगर मम्मा, मैं अब ये सच नहीं छुपा सकती, मुझे ये गिल्ट जीने नहीं देता। वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी। तो इस सच के बाद इशनाल तुम्हें अपने पास रखेगा, तलाक तुम्हारे मुँह पर मार कर जाएगा, और जो हमदर्दियाँ मिल रही हैं ना तुम्हें, उनसे भी जाओगी। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि सब तुम्हारे साथ हैं। और तो और वो तुमसे निगाहें नहीं मिला पा रहे कि रुशनाल ने तुम्हें 4 साल नाम पर बिठा कर रखा और छोड़ दिया। इस बात का फ़ायदा उठाने के बजाय तुम्हारा सोग ही ख़त्म नहीं हो रहा। उसे फिर से बदगुमान कर रही थी। एक बात जो सच थी कि जबकि मिनाल ताज्जुब से अपनी माँ को देखती रह गई थी। उसकी माँ क्या थी? बुग़्ज़ करती थी, और यहाँ गलती मिनाल की नहीं थी। यहाँ गलत वालिदैन थे जो खुद तो गाली देते थे और अपने बच्चों को मना करते थे या ऑल फॉल निकाल रहे होते थे। याद रखिए, वो बच्चे भी इस वक्त वही होते हैं और वालिदैन का ही तो अक्स होते हैं बच्चे। वो करते हैं जो आप करते हैं।
ना कि वो जो आप कहते हैं, और आप ख़ुद को भी नहीं पता कि आपकी इस अमल से बच्चों के दिमाग मुतासिर हो रहे होते हैं। वो सुबह 5 बजे उठी तो उसके पास सो रहा था। वो हैरान हुई, रात को रोते रोते लाउंज में सो गई थी, फिर यहाँ कैसे? उसकी निगाह फिर से उस पर पड़ी जो सोते हुए उसका सुपरमैन लग रहा था, मेहरबान सा, फरिश्ता सा। वो रात को इसलिए रोई थी क्योंकि वो उसका तेज़ लहजा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बचपन से उसके नरम लहजे की आती थी और वो एकदम से उसका सख्त लहजा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो थोड़ी देर उसको देखती रही, फिर उठ बैठी क्योंकि उससे नमाज़ पढ़नी थी। दुपट्टा जो कि उसके नीचे आधे से ज़्यादा दबा हुआ था, जिसका मुंह दूसरी तरफ था, वो निकालने लगी, लेकिन वो ना निकला। वो दांतों को लोगों में दबाए दुपट्टा निकालने की कोशिश में उसके करीब हुई थी, पर बुरा हुआ किस्मत का जिसने करवट ली और उसका बाजू नीचे आ गया था। वो तकरीबन 5 मिनट तो इंतज़ार करती रही कि वो फिर से करवट बदले और वो अपना बाजू निकाल ले। उसके बहुत करीब था। बाजू निकालने की कोशिश में इस सर्दी में भी उसको पसीना आ गया था, पर वो नहीं जानती थी कि उसकी गुर्बत का असर है। वो अपने आप को कोसने लगी कि क्या ज़रूरत थी दुपट्टा निकालने की। वो अलमारी से दूसरा दुपट्टा निकाल लेती, लेकिन अब क्या पछतावा जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। वो झुक कर बैठे रहने से थक गई थी और थक हार कर वहीं उसके बाजुओं पर रखे रखे सो गई थी। कुछ देर बाद इशनाल को अपने बाजुओं पर बोझ सा महसूस हुआ तो इशनाल का सर उसके सीने पर आ गिरा था। उसकी आंखें जो पहले नीम खुली थी अब पूरी खुल चुकी थी। उसे अपने सीने पर देखा। गुलाबी पर घनी स्याह पलकों से सजा खूबसूरत चेहरा, उसके लंबे स्याह बाल उसके सीने पर बिखरे हुए थे। उसकी मध्यम सांसों का जीरो बम उसे अपने सीने पर महसूस हुआ था। जवानी की जैसे सरहदों को छूता उसका नाजुक सरापा एक पल के लिए तो रुशनाल बख्त मजबूत एहसासात के मालिक शख्स के भी होश उड़ा गया था। वो तो उसे अभी तक बच्ची ही समझता था। ए लड़की उठो! वो गुस्से से झंझोड़ गया था। इशनाल की आंख खुली। वो पहले तो कितनी देर माहौल को पहचानने की कोशिश करती रही, खुद को उसके सीने पर देखकर पीछे हुई जब उसके बाजू पकड़ गया था। क्या कर रही थी इधर तुम? वो कड़े तेवर लेकर पूछने लगा था। वो मेरा दुपट्टा आपके नीचे है, वो घबरा कर बोल रही थी। उसे उसका दुपट्टा अपने नीचे से निकाल कर उसके मुंह पर मारा था। आइंदा मुझे तुम्हारे बाल खुले हुए नजर ना आए, समेट कर रखा करो। अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझे इन अदाओं से दीवाना बना लोगी तो ये कोशिश भी मत करना बीबी। ना तो मैं हुसन परस्त हूँ और ना तो हवस परस्त। आइंदा मेरे करीब भी मत आना, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी सो कॉल्ड बीवी हो। वो उसका मुँह दबोचते हुए बोला। और नमाज के बाद नाश्ता तुमने बनाना? इशनाल बख्त इतनी बच्ची नहीं थी जो उसके अल्फाज का मतलब ना समझती। लफ्ज़ चाबक की तरह होते, रूह की खाल तक उधेड़ लेते हैं। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। समझ तो उसे रात ही आ गई थी जिस रात उसने उसकी ज़ात के साथ खेला था। उससे उसके पास जाने की चाह थी भी नहीं। उसे अब हालात की समझ आ रही थी। वो संगदिल बनना चाहती थी। वो ये नहीं जानती थी कि वक्त एक ऐसा जालिम पंछी है जिसने उसे सारे ख्वाब उड़ाकर उसे संगदिल बना देना था। बस वह ऐसे वक्त के इंतज़ार में थी। वो ऐसी इशनाल बनना चाहती थी कि कोई उसके कुर्ब की चाह भी करता तो तब वो उसके पास ना जा पाई। छोटे होते वक्त उसने सुतीली माँ की झिड़कियाँ बर्दाश्त की थी। वो बाज़ार तो सबके सामने उसे प्यार से बुलाती थी, लेकिन बाद में उसे डरा धमका कर ब्लैकमेल करके काम भी करवा लेती थी। लेकिन वक्त की तरह उसे समीना बेगम की ये बात अच्छी लगी थी। उन्होंने नफ़रत में ही सही उसे कुकिंग और बाकी घर के काम भी सिखा दिए थे। ज़िंदगी में वो उनके इस काम की मशहूर थी और वक्त ने तमाम पर्दे और सबके चेहरों से असलियत हटा दी थी। चाय पकाते उसके जहन में यही सोचें गर्दिश कर रही थी। हसनाल, हाथ छोड़ो मेरा। उसकी हरकतों से आजिज़ आ गई थी। हाँ, छुड़वा सकती हैं तो छुड़वा लें, वो भी अपने असली नटखट लहजे में बोला था। वो कितनी देर खुद को से छुड़वाती रही, लेकिन छुड़वा ना सकी थी। हसनाल प्लीज़ छोड़ दो, खाला या अम्मी आ जाएंगी। वो रोने वाली हो गई थी। नहीं आएंगी यार, उनको पता है उनके जवान मर्द बेटे की शादी हुई है। हो ही नहीं सकता कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में घुसें। वो लाउंज में बैठकर ऐसी बातें कर रहा था जब उसे अपनी बैग पर चुभन महसूस हुई थी। जान यार, इतने प्यार से ना मारें। वो ये समझा था कि पीछे से मिनाल ने उसकी बैग पर हल्का सा उंगली चुभोई थी, जबकि मिनाल आगा जान को देखकर सर झुका गई थी और उससे देखकर मुस्कुरा दी थी। जान यार, जब आप ऐसे मुस्कुराती हैं मुझे ऐसे लगता है पूरा जहान मुस्कुरा रहा है। जान तो मैं तुम्हारी निकालता हूँ। आगा जान की बात सुनता पहले तो वो खिसियाया, फिर डिटाई से मुस्कुराया था। आगा जान, मेरी शादी हुई है, कुछ तो लिहाज करें। वो इधर से खड़ा होता साथ साथ बोल रहा था और साथ ही टेबल से जूस का गिलास उठाते हुए पीने लगा, जो मिनाल थोड़ी देर पहले पी रही थी। आजकल के तो जोड़ों में शर्म हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक हमारा ज़माना था कि औरतें मंगनी होने के बाद निगाहें उठा नहीं पाती थी और शादी के बाद भी पर्दा करती थी। वो अपनी शराफत के किस्से पढ़े थे जब जूस पीते इशनाल को, आई थिंक हिस्नाल लिखना था, हसनाल को ज़ोरदार अच्छू लगा था। वट, शादी के बाद कौन पर्दा करता है? वो हैरत के साथ अपने हाथों से अपनी आंखों को खोल के बोला था। हाँ तो और क्या, अल्लाह बख्शे तुम्हारी मरहूम दादी को। मेरी छोटी छोटी बातों से सुर्ख लाल हो जाती थी। वो अपनी माजी की यादों में खोए हुए बोल रहे थे। आगाजान, एक बात आपसे पूछूं, बताएंगे ना? वो बड़े राज से उनके करीब झुकते हुए बोला था। हाँ पूछो बरखुदार।
वो भी उसकी तरफ देखकर बोले थे, आगा जान, जो आप दादू से छोटी छोटी बातें करते थे वो छोटी छोटी बातें तो बताएं। वो उनके पास बैठा आंखें पिटपिटाते हुए बोला था जब दादा चांद की लाठी उसके बाजुओं पर पड़ी थी। दादा चांद के तासुरात देखकर वो भागा था। जिनकी आंखें बता रही थी अब उसकी खैर नहीं है। वो उठकर ऐसा भागा, पीछे मुड़कर ना देखा था। कल की तरह आज भी उसने खुद को मसरूफ़ रखा था। उसका मोबाइल भी उसके पास नहीं था कि वो किसी से बात कर लेती। मगरिब की अजान हुई तो उसने जल्दी से नमाज़ पढ़ी और अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाए थे। उसने चावल निकाले और जल्दी जल्दी हाथ हिलाने लगी, कहीं रोशनाल ना आ जाए। पर अभी 6:45 का टाइम था। वो रात 8 या 9 बजे आता था। प्याज टमाटर काट कर, लहसुन पीस कर उसने फ्रिज से गोश्त निकाला और बहुत ही फिक्रमंदी से पकाने लगी थी कि कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो और वो उसे डांट ना दे, क्योंकि वो ज़रा सी बात पर गुस्सा हो जाता था। तकरीबन 1.25 घंटे बिरयानी को दम पर लगाकर वो रायता तैयार करने लगी थी जब रोशनाल किचन में एंटर हुआ था। एक हाथ में कोट और कुछ फाइलें वगैरह थी और दूसरे हाथ में सूटकेस था। इशनाल ने सलाम किया। वो सलाम का जवाब देता रूम में चला गया था। लहजा लिया दिया सा था। उसे पानी का ग्लास दिया और कमरे की तरफ बढ़ी। डोर नॉक करके अंदर आई जो अपने शूज़ उतार रहा था। ये ले पानी। वो पानी साइड टेबल पर रखकर जाने लगी थी। मैंने तुमसे पानी मांगा था, बताओ। रोशनाल के लहजे में हर रोज़ की तरह सकती थी। जी नहीं। वापस आओ, ये ग्लास लेकर जाओ और आइंदा इस तरह से रूम में मत आना। और मैं तुम्हारी इन हरकतों से खुश नहीं होने वाला। और एक बात, अपने तक महदूद रहा करो। आइंदा मेरी ज़ात में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी मत करना। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आइंदा 100 फुट की दूरी पर रहना। सो बी केयरफुल। जी। वो ये कहती हुई जिस खामोशी से आई उसी खामोशी से निकल गई थी। किचन में आकर उससे पानी का ग्लास सिंक में गिराया और अपने चेहरे से आंसू साफ किए जो रोशनाल की गई तस्लील पर निकले थे। वो अपने दिल की टूटी किरचियों को समेटने लगी थी क्योंकि बात बात पर वो उसकी तस्लील कर देता था। दूसरी तरफ रोशनाल पुरसुकून होकर बेड पर लेट गया था, ये जाने बगैर कि उसकी नफरत भरी लहजे पर रोशनाल का छोटा सा दिल टूट गया था। वो कामिनी सी लड़की उसके लहजे से टूट गई थी। सांस लेने से टूट जाते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं। वो कल की तरह खाना टेबल पर लगा चुकी थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रोशनाल को बुलाई। वो बार बार उसके पास आकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। उसने ग्लास टेबल पर रखे। जब वो आकर टेबल पर बैठ गया था, वो रोशनाल की प्लेट में चावल डालकर रायता उसके आगे रखा। उसे अपना खड़ा रहना ऑकवर्ड फील हुआ तो वो किचन से निकलने लगी थी। हद है तुम्हारी ड्रामों की, चुपचाप खाना खाओ। वो उसको बाजों से थाम कर उधर पड़ी चेयर पर बिठा गया था। वो उसके आगे चावल की प्लेट रखते हुए बोला, फिर अपने चावल निकाल कर खाने लगा। वो भी चुपचाप खाना खाने लगी थी। खाते वक्त इन दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी थी। आज चाय बनाकर मुझे दे जाना, रूम में जा रहा हूँ। चावल खाकर वो ये कहता रूम में चला गया था। पीछे इशनाल ने पहले टेबल से बर्तन समेट कर प्लेटें और बर्तन धोकर चाय चूल्हे पर रखी थी। जब वो मोबाइल ले आया, ये अम्मी का फ़ोन है, बात करो। रोशनाल उसकी फुर्ती पर एक पल को सच में मुतासिर हुआ था, जो हर चीज़ समेट कर अब चाय बना रही थी। वो उसे फ़ोन देता दोबारा कमरे में चला गया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वो धीमे लहजे में बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? जी ताई अम्मी, ठीक हूँ। ये कहते उसकी आंखें चली गई थी, लेकिन अपने लहजे पर कंट्रोल करके बोली थी, क्योंकि दुनिया में बस उसे ताई जान का प्यार हर फरेब से पाक लगता था। बेटा तुम खुश तो हो ना? उन्होंने देशों में गिरते हुए कहा था। जी ताई अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। और आप सुनाएं, सब घर में कैसे हैं? आगा जान, ताया अब्बू, छोटी अम्मी, मिनाल आपी और हसनाल सब ठीक है? उनकी बात बदलते हुए बोली थी, क्योंकि उसके दिल में भी एक गिला था कि वो तो उसे गलत ना समझती और चाहे कुछ भी हो जाता उसे घर से ना निकलने देती। रोशनाल का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? उनकी फिक्रमंदाना आवाज़ दोबारा से गूंजी थी। जी बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो बमुश्किल अपनी आवाज़ पर लर्जिश पाते हुए बोली थी, क्योंकि माँ को उसके बेटे से बदगुमान नहीं कर सकती थी। मुझे पहले बहुत डर था कि जिस गुस्से की वजह से वो तुम्हें लेकर गया है ना, मुझे कुछ और ही डर था, लेकिन मैं जानती हूँ उसका दिल बहुत नरम है, वो तुम्हें कभी कुछ नहीं कह सकता। उसके दिल से बेखबर बोल रही थी। पता है, आज मैंने तुम्हारे एडमिशन की बात की थी कि वो तुम्हारा एडमिशन किसी कॉलेज में करवा दे, और वो मान गया है। ताई अम्मी की बात सुनते ही इशनाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी। शुक्रिया ताई अम्मी। फरते जज्बात से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने इधर उधर की बातें करके फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि वो जल्दी से चाय कपों में डालने लगी, ये सोचे बगैर कुछ देर पहले उसने उसकी बेइज्जती की थी। रोशनाल का फ़ोन आया था। रात को सब खाना खा रहे थे जब आगाजान ने संजीदा सी आवाज़ में कहा, जी मेरे साथ बात हुई थी उसकी। तहमीना बेगम ने उनकी बात का जवाब दिया। तो उसके हवास ठिकाने लगे हैं या अभी भी अपनी ज़िद पर कायम है? उन्होंने अब अपनी बड़ी बहू से पूछा। नहीं, वो नहीं आएगा आगाजान। वो कह रहा था जिस जगह में मेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं कदम रखना भी गवारा नहीं करता। तहमीना बेगम ने उसकी बातें वाज़िया लफ्ज़ों में आगाजान को बताई थी। आगाजान, वो आपका ही पोता है, ज़िद्द और अना का पक्का है, अंदर से घुट घुट कर मर जाएगा, लेकिन आपके आगे झुकेगा नहीं।
अब जब आप खाना खाते हुए हिस्नाल ने दिया था, मैं अब उस लड़की को अपने घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। यहाँ या तो वो रहेगी और या मैं। अगर वो आई तो मैं इस घर से निकल जाऊंगी, समीना बेगम ने जहरखन लहजे में कहा था। तुम जाओगी तो तब ना, जब मैं उस लड़की को अपने घर में कदम रखने दूंगा। वो लड़की अब इस घर में नहीं आ सकती। हर बार तुम ही कुर्बानी क्यों दो? 25 साल पहले इस लड़की की माँ ने मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया था। अब इसकी बेटी भी यही कुछ कर रही है, लेकिन अब मैं ये होने नहीं दूंगा। उनकी चट्टानों जैसी आवाज़ गूंजी थी। आगा जान, वो भी तो आपकी पोती है। आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि वो आपके बेटे की निशानी है? आपको उससे ज़रा भी उनसियत नहीं हुई? आपने उसके सर पर कभी शफकत का हाथ नहीं रखा। ये बहस सुनकर सगीर साहिब खामोश नहीं रहे थे। और जहाँ तक बात है रोशनाल की, वो इशनाल को कभी नहीं लेकर गई। रोशनाल अपने इंतकाम के लिए उसे लेकर गया है। मैं सिर्फ आपकी वजह से खामोश हूँ, नहीं तो वो मेरे भाई की निशानी है, जिसको वो मरते वक्त मेरे हवाले करके गए थे। और मुझे पता है रोशनाल ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता कि वो अपने से 12 साल छोटी लड़की को वर्गलाए, क्योंकि उसकी तरबियत उसकी माँ ने की है। उस रात मैंने ज़बरदस्ती निकाह रोशनाल का करवाया था, और रोशनाल ने जो किया वो इतनी बड़ी बात नहीं। बच्चों से इस उम्र में गलतियाँ हो जाती हैं। वो छोटी थी और मुझे इस बात का इल्म था कि रोशनाल से ज़्यादा इशनाल का कोई ख्याल नहीं रख सकता, इसीलिए मैंने ये निकाह करवाया है। रोशनाल अभी गलत फहमी का शिकार है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सगीर साहिब जब बोलने पर आए तो सारे राज अफशा कर गए थे। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी इस लेक्चर से जज्बाती होकर उसको पोती समझ कर उसे गले लगा लूँगा तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि वो एक गैर औरत की बेटी है जिससे मेरी भतीजी की खुशियों पर आग लगाई थी। पर आगा जान, बेटी की शनाख्त तो उसके बाप से होती है। औलाद तो बाप से पहचानी जाती है। उन्होंने फिर उसका दिफा करना चाहा था। बस एक लफ्ज़ और नहीं, वो कहते गुस्से से चले गए, जबकि पीछे अफराद भी आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे थे। मेरी शर्ट का बटन टूट गया, लगा दें प्लीज़। वो सोई हुई थी जब इस्नार उसके पास आकर बोला, लेकिन वो नहीं उठी। उसके 2-3 पुकारने पर भी वो टस से मस ना हुई थी। उठे ना, वो फिर से बोला, पर फिर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने लगा। सोई हुई मनाल उसकी बेसुरी और भारी आवाज़ सुनकर अपने कानों के आगे हाथ रख गई थी। 2-3 दफ़ा वो ऐसे ही लेटी रही थी, लेकिन आखिर तंग आकर 5 मिनट बाद उठी थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे? वो अब खामोश सा उसके पास बैठा हुआ था। अब तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, मुझे सोने दो तुम। वो फिर लेट गई। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। अब की बार आवाज़ पहले से भी ज़्यादा ऊंची थी। वो समझी थी कि वो नहीं जगाएगा, लेकिन उसकी गलत फहमी थी। हाँ, वो तंग आकर टांगे बेड पर मारने लगी। क्या है तुम्हें? बेबसी से उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। जाओ यहाँ से, उसकी तरफ देख कर चीखी थी। एक शर्त पर जाऊँगा, अगर आप बटन लगा कर देंगी। वो भी ढीठ इतने ढीठ था। 2 शर्ट मैं लगा देती हूँ। आखिर वो तंग आकर बोली कि वो जल्दी से लगा कर सो जाए। ये ले सुई धागा, उसके हाथ पर रखकर खुद उसके आगे बैठ गया था। डफर शर्ट दो मुझे, वो गुस्सा हुई थी। ना ना, आप ऐसे ही लगा दे, मैं लेट हो रहा हूँ। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोला था। मैं ऐसे नहीं लगा रही, अब खुद लगाओ। वो उससे दूर होती फिर लेट गई थी। खाला खाला, उसने एक बार फिर ऊंची आवाज़ लगाई थी। वह हड़बड़ाकर उठी थी और फिर से उसके करीब होकर उसके हाथ से धागा लेकर बटन लगाने लगी थी। ये वाली धमकी कारआमद साबित हुई थी। ये मत समझना कि मैं डर गई हूँ तुम्हारी खाला से, वो जैसे उसे जताना चाह रही थी। आपका शौहर हूँ मैं, लिहाजा मुझे हल्के में मत लीजिएगा, वो उसको तपाने की खातिर बोला था। शौहर बनकर क्या अच्छा काम किया तुमने? कहने को उससे 4 साल छोटा था, पर वो उसके पास बैठी बच्ची लग रही थी। करना तो चाहता हूँ, पर आप करने नहीं देती, वो अपनी मखसूस मुस्कुराहट लिए बोला था। क्या करना चाहते हो और क्या मैं करने नहीं देती? वो तब कर बोली। हिस्नाल का डिम्पल उसे जहर से भी ज़्यादा बुरा लगा था। रोमांस यार, आप करने ही नहीं देती। मैं बेचारा तो आपके नज़दीक नज़दीक होता रहता हूँ। उसके बालों की लट पीछे करते हुए, निहायत चीप और बेशरम इंसान हो तुम। मिनाल ने गुस्से से सुर्ख हुई और फिर जोर से सुई उसके सीने में जो बोदी थी वो सी करके रह गया था। लो, लग गया बटन। उसे अपने नेल से धागा तोड़ दिया था। मुझे तो लगा था वो अपने मुंह से धागा तोड़ेंगी। वो डिटाई से मुस्कुराकर बेड से उतर गया था, जबकि वो कोई शय ही ढूंढती रह गई थी कि उसे उठाकर दे मारे। लेकिन अफसोस, उसकी नज़र में ऐसी वैसी शय ही नहीं थी। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। उसको 5 मिनट लेटे हुए थे जब अपने पास से फिर से उसकी बेहंगाम आवाज़ आई। उसने आंखें खोल कर देखा। हिस्नाल बेड दराज से कार की चाबी उठा रहा था। अब अगर तुम मुझे रूम में नजर आए तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे हम, वो फिर से उठकर उसे वार्न करती उसी के अंदाज में बोली थी। टांगे पास आऊँ तो तोड़ेंगे या दूर से? उसके तपे हुए अंदाज से एकता पहले आराम से कदम उठा गया। दरवाजे पर पहुंचते शैतानी मुस्कुराहट से बाहर चला गया था। इशनाल को आए तकरीबन 20 दिन हो गए थे। वो अब कॉलेज जाने लगी थी। आज उनके हफ्ते की रात थी तो वो जल्दी घर आ गया था। इशनाल कब से बैठी एक अकाउंटिंग के क्वेश्चन में फंसी हुई थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो दूसरे कमरे में बैठकर पढ़ा करती और सोती भी वहीं थी। उस दिन के बाद दोबारा उसके कमरे में नहीं सोई। वो कितनी देर और करती रही।
लेकिन उससे हल नहीं हुआ था। आखिर तंग आकर उसके रूम का दरवाज़ा नॉक किया। इजाज़त मिलते ही वो अंदर आई तो वो आगे सिगरेट पी रहा था। इश्नाल ने उसे ज़िंदगी में सिगरेट पीते नहीं देखा था। वो हैरान रह गई थी। ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, समझा देंगे प्लीज़? वो आगे से कुछ नहीं बोला। प्लीज़ समझा दें, फिर भी उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला था। प्लीज़ मैम मारेंगी, मुझे क्वेश्चन करवा दें। उसकी तरफ देखने लगा लेकिन उसे जवाब नहीं दिया था। इस दफ़ा इश्नाल को गुस्सा आया। उसे आगे बढ़कर उसके हाथ से सिगरेट खींच लिया था। सिगरेट वापस करो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इश्नाल बख्त? उसकी धारती हुई आवाज़ आई थी जबकि अपना सिगरेट वाला हाथ पीछे कर गई थी। रोशनाल ने उसको बाजू से पकड़कर अपने पास जोर से गिराया कि वो उसके हाथ से सिगरेट ले। उसे अपनी मुट्ठी आगे करके खोली थी जिसकी बेदाग हथेली 2-3 जगह से जली हुई थी। वो भी उसके हाथ से लेता ही कि वही सिगरेट उठाकर अपने मुंह के पास कर गई थी और वहाँ से उसका होंठ भी जल गया था। रोशनाल वक्त उसके इस अमल से साकित हो गया था। वो उसे आज पहले वाली इश्नाल लगी, ज़िद्दी और हर बात मनवाने वाली, जबकि इश्नाल की आंखों से तकलीफ से आंसू निकल रहे थे। ये क्या किया तुमने बेवकूफ़? उसका हाथ थाम गया जब उसके कंधे के साथ लगी निढाल सी हो गई थी। ये क्या कर दिया तुमने बेवकूफ़? उसकी तरफ देख कर कुछ कहने लगा जब उसके साथ लगी निढाल सी थी। उसके हाथ पकड़कर मुआयना करने लगा जो सिगरेट लगने से 2-3 जगह से जला हुआ था। वो बहादुर बनकर उसे सिगरेट तो छीन गई थी लेकिन अब हाथ का दर्द उसकी चीखें निकाल रहा था। वो अपनी चीखें ज़ब्त करने में लगी हुई थी। निहायत ही बेवकूफ़ औरत हो तुम, अब रो क्यों रही हो? वो उसको रोता हुआ देखकर गुस्से से बोला था। आखिर चाहते क्या हैं आप, मुझसे बता दें। इंसान हूँ, तकलीफ़ है, रो भी नहीं। मैंने माफ़ी भी तो मांगी है, फिर भी इग्नोर कर रहे हैं मुझे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ज़्यादती आपके साथ हुई तो मेरे साथ भी आपसे बढ़कर हुई है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है। हर किसी का लहजा मुझे भी तकलीफ़ देता है। उस रात आपने मेरा इस्तेमाल। उसके लहजे की बगावत देखकर इश्नाल वक्त का दिमाग घूम गया। उसने एक थप्पड़ रखकर इश्नाल के चेहरे पर रसीद किया था। उसके थप्पड़ से तो इश्नाल के हवास अंजना उठे थे। वो सहम कर उसे देखने लगी जिसकी लाल गुस्से भरी आंखें उसे अपने आप में गड़ती हुई महसूस हो रही थी। दर्द क्या होता है जानती भी हो इश्नाल बख्त? तुम्हारे एक गलत कदम ने मुझे तबाह करके रख दिया है, मुझे पूरे ख़ानदान में बदनाम करके रख दिया है। फिर माफ़ी मांग रही हो? मेरे अपने मुझे कह रहे हैं कि मैंने अपने से 12 साल छोटी लड़की को वर्गलाया है। वो मुझे ताने देते रहे हैं। मैं अब तक अजियत बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुझे उनके अल्फाज जीने नहीं दे रहे। उन्होंने मुझे बदकिरदार मर्द कहा है और ये लफ्ज़ मेरी रूह को छलनी कर गया है। आज तुम्हें पता चला है ना अजियत क्या होती है। ये तो सिर्फ 2 छोटे छोटे निशानात हैं ना जो मेरे दिल को लहू लुहान कर गए। उनका क्या? वो बज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रहे। मेरे अपनों के लफ्ज़ों ने अंदर से ज़ख्मी कर दिया है। उस रात मैं ख़राब नहीं था, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किया। और जब सब ने मुझे तुम्हारी बीवी बनाया तुम्हें और जब सब ने तुम्हें मेरी बीवी बनाया तो मैं क्यों इस हक़ से कट कर रहता? वरना मेरे अंदर ना कोई ख्वाहिश है ना कोई चाह, ख़ासकर तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और जो कुछ तुमने किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे अपना असल दिखा दिया, वरना मैं कब तक तुम्हें बच्ची समझता रहता। अब रोशनाल ने सिगरेट जलाकर और उसकी गर्दन पर रख दिया था जिससे शनाल की चीख निकल गई थी। ये निशानात अब तुम्हें नज़र आएंगे जब तुम आईना देखोगी। तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ पर तड़प उठूँगा, इसलिए तुमने हरकत की है। लेकिन इश्नाल वक्त ये सोच लो, मैं अब तुम्हें तकलीफ़ ही दे सकता हूँ, तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम नहीं रख सकता। लिहाजा अब तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। वो उसकी तरफ खून आलूद नज़रों से देख कर कह रहा था। मैं यकीन से कह सकती हूँ, मुझसे नफ़रत कर ही नहीं सकते, ना आज ना कल। आपके दिल में बदगुमानी ज़रूर है, वो किसी दिन दूर हो जाएगी। आप मुझे तकलीफ़ में देख ही नहीं सकते, अज़ियत देना तो दूर की बात। वो अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करती बमुश्किल बोली थी। उसका पुरइत्माद लहजा, उसकी बातें रोशनाल के दिल पर जल्दी का काम कर गई थी। उसने अब कि उसका मुंह अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया था। वो मज़ाहमत तक ना कर पाई और अब की बार लाइटर निकाल कर सिगरेट जलाया। सिगरेट से थोड़ी आग भी निकल रही थी। उसकी गर्दन पर फिर हाथों पर फिर 2-3 बार और फिर लगातार उसके कंधे पर रखा। वो वहाँ पर रोती अपने आप को बचाने के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो उसके पास बैठा टस से मस ना हुआ। उसके सर से दुपट्टा कब का उतर गया था। उसकी आंखों से बेबसी से आंसू निकल रहे थे। जहाँ जहाँ पर सिगरेट लगता वहाँ से शर्ट भी थोड़ी थोड़ी जल गई थी। अब तुम्हें यकीन आया कि मैं तुमसे कितनी नफ़रत करता हूँ। ये मेरे नफ़रत की शुरुआत है शनाल बीबी। इंतहा पर जब आया तो मुँह पर तेज़ाब डालूंगा। रोशनाल के दिल को जब तक तस्कीन ना पहुँची वो फिर हाथ उठा दिया था। उसकी ज़ोरदार चीख से रोशनाल के दिल को जब तक तस्कीन ना पहुंची वो तब तक सिगरेट लगाता रहा और फिर हाथ हटा दिया। उसकी ज़ोरदार चीख से कमरे में इरताज सा हुआ था। रोशनाल उसे देखता रहा। वो कभी हाथों पर फूंके मारती, कभी गर्दन को पकड़कर हिचकियों से रोती कि किसी तरह तकलीफ़ ख़त्म हो। बाल बिखर गए। दुपट्टा जो नमाजी शक्ल में था अब उसके पास पड़ा हुआ था, क्योंकि खुद को छुड़वाने की कोशिश में दुपट्टा नीचे गिरा था। गुलाबी रंगत रोने की वजह से और गुलाबी हो गई और आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे। शायद रात को देर तक बढ़ती रहती। वो लब बेंचती, दर्द कंट्रोल कर रही थी।
रुशनाल ने जब उसे बहुत तकलीफ़ में देखा जो उसके पास बैठी हिचकियों से रो रही थी तो उसने हाथ पकड़ना चाहा। वो डरकर पहले पीछे और फिर उठी और अंधाधुंध भागी और अब की बार एक ज़ोरदार ठोकर दरवाजे से लगी। वो वहीं बैठ गई थी। रुशनाल ने जब उसे देखा जो पाँव थामे हुए थे वो उठा और उसे देखा। इशनाल ने जब उसे उठते देखा तो बहुत मुश्किल से खुद को दरवाजे के सहारे खड़ा किया। क्या वो फिर से उसे न मारे। वो फट से भागती गिरती कमरे में पहुंचती दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। रुशनाल ने बाहर देखा जहाँ से वो निकली थी। दरवाजे के करीब फर्श पर उसका खून लगा था जो शायद ठोकर लगने की वजह से उसके पाँव से निकला था। उसे खुद पर गुस्सा आया कि क्यों अपनी सारी इरिटेशन उस पर निकाल गया था। आ जाओगे एक दिन हालात की सद पर, हो जाएगा मालूम तुझे खुदा क्या है। आका जान वो ने पुकारता हुआ बोला था जो अखबार पढ़ रहे थे। क्या हो रहा है बरखुदार, क्यों चीख रहे हो। वो थोड़ा सा डर गए थे कि क्या हो गया। आगा जान अब आपको आदी हो जाना चाहिए मेरे लहजे का, उनके डर को भांपते हुए बोला था जिन्होंने समझा था कि उसकी चीख से पता नहीं क्या हुआ है। आगा जान एक बात सुन ले मेरी, अब क्या हुआ है, उसको फिर से चीख मारता देख कर बोले थे। दादा जान आप अपनी बहू प्लस भतीजी को समझा लें, वो लोगों के घर ख़राब मत करें। वो सगीर साहिब को मेरी शिकायतें लगाते हैं कि मैं मस्तियाँ करता हूँ और सबको तंग करता हूँ और रेसलिंग करता हूँ। हद हो गई है, मेरा बाइक मेरी मर्ज़ी, अब समझा ले उन्हें, मैं जो कुछ भी करूँ मेरी मर्ज़ी। और आपके खड़ूस बेटे सगीर साहिब है ना, आपको पता है ना जिस तरह वो मुझे मारते हैं। हसन आगा जान के सामने बेतकल्लुफ़ी से बात किया करता था। आगा जान आप खामोश क्यों हैं, वैसे तो आप मेरा बड़ा भरपूर साथ देते हैं कि तुम्हारे बाप ऐसा है तुम्हारा बाप वैसा है, आज क्या हुआ है, आज क्यों चुप है। उनकी गैर मामूली खामोशी से तब कर बोला जबकि आगा जान उसे आंखों से इशारे करते रह गए थे। आगा जान मैं कोई नदीम बेग थोड़ी हूँ जो शबनम की तरह मुझे आंख मार रहे हैं। ये कहते उसने पीछे मुड़कर देखा तो सगीर साहिब खड़े हुए उसे कीना तो उस नज़रों से घूर रहे थे। वही माँ, बेसाख्ता उसके मुँह से यही निकला था। बाइक की चाबी मुझे दो, वो बोले तो इतना उनका लहजा पथरीला था। बाबा वो मेरे पास नहीं, रूम में है, मुझे सुबह चाहिए। वो सख्ती से बोल रहे थे। जी ठीक है, ये आपके लाड प्यार की वजह से बिगड़ा। वो बाबा को देखकर खफा से बोले और एक बार फिर ज़बरदस्ती गुरी डालकर चले गए थे जो एहतरामन निगाह झुकाए खड़ा था। निगाहें झुकाकर तो ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो किसी लड़ी का सैयद हो और तो उसका मुरीद। आगा जान ने बेटे को दरवाजे से निकलते देखकर कहा था, आगा जान आपका बेटा सैयद हो या ना हो, पर वो मुझे मौला जट ज़रूर लगते हैं जिनके कदमों की धमाल से ही मेरा तरा निकल जाता है। और उनको तो हाथ में कुल्हाड़ी उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो निगाहों से ही कत्ल कर देते हैं। वो भी हाथ नचा कर बोल रहा था। वैसे आगा जान आप खुद भी तो सगीर साहिब से डरते हैं, उनके सामने तो आप भी मुंह नहीं खोलते, सिर्फ आंखें मारते हैं। बेटा तू मेरी फ़िक्र छोड़ अपनी फ़िक्र कर, क्योंकि चाबियाँ सिर्फ सुबह तक तेरी मेहमान है। वो उसकी साइड पॉकेट की तरफ इशारा करते हुए बोला था। आपको कैसे पता कि चाबियाँ मेरे पास हैं। वो ज़रा मशकूक सा होकर आगा जान की तरफ देख कर पूछने लगा था। जितनी तेरी उम्र है उससे 3 गुना मेरा तजर्बा है, उन्होंने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया। अब निगाहें फिर से अखबार पर जमा ली थी। वो रूम में आकर बड़े ज़ोरों से रोई और दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी क्योंकि कंधे और गर्दन का दर्द उसे हर चीज़ भुला गया था। वो बर्दाश्त करने की कोशिश करती रही लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ा तो वहीं दरवाजे के साथ ही लेट गई थी। दरवाज़ा खोलो, मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो इशनाल। दरवाज़ा उसने 2-3 बार नॉक किया। इशनाल दर्द से निढाल नीचे पड़ी रही। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाज़ा खोल सके। वो नॉक करने के बाद चला गया था। कंधे की जलन से वो कंधे को और ज़्यादा पिंचता हुआ महसूस होता और उसे और ज़्यादा दर्द बढ़ता। बेड की साइड टेबल पर पानी देखकर वो पानी के जग को देखकर खुद को घसीटती लेकर गई और लेटे लेटे पानी के जग से थोड़ा पानी खुद पर गिराया कि जलन कम हो और पानी ख़त्म ना हो जाए। तकरीबन चंद लम्हे आराम आता, फिर वही चलन। फिर सारी रात उसकी फ़र्श पर कटी थी। पानी ख़त्म हुआ तो वो फ़र्श पर ही लेट गई थी। वो रुशनाल के रवैये से जैसे अंदर से मर गई थी। ये रूह बाहर से जी रही है, दिल जैसे अंदर से मर गया हो। माँ मुझे नाश्ता दे दें। वो पराठे पकाती माँ के पास आया और उनको पीछे से हक कर लिया था। हसनाल छोड़ो, टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ। वो मुश्किलों से अपना आप छुड़वाते हुए बोली थी। वैसे आपकी हिटलर बहू कहाँ है, आज किचन में नज़र नहीं आ रही। वैसे तो सुबह इमाम की तरह अजान दे रही होती हैं। वो चाय का कप उठाते हुए बोला था। सॉरी हिटलर बहन, शर्म करो, खाला है तुम्हारी। वो पराठे को उसके सामने रखते और मसरूफ़ अंदाज में अंडे को बीट करते हुए अंदाज में बोली थी। वैसे ये क्या भला है, वो अब की बार कहका लगा कर बोला था। हसनान मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया इस तरह कह के मत लगाया करो और ना ज़्यादा हंसा करो। हर वक्त का हंसना दिल को मुर्दा कर देता है और इससे रूह मरझा जाती है। तहमीना बेगम अब के डांटने वाले अंदाज में उसे समझाया था। वो माँ की बात सुनता मुस्कुराकर बिल्कुल चुप होकर बैठ गया था। अब क्या हुआ है। वो 5 मिनट बाद ऑमलेट बनाकर फारिग हुई तो उसे देखा जो खामोश सा बैठा था। अब क्यों चुप हो गए, मैंने बोलने से तो मना नहीं किया। उन्होंने समझा कि नाराज़ हो गया, इसीलिए नरम लहजे में उसके आगे ऑमलेट रखते हुए बोली थी। अब इतनी बेइज्जती के बाद कौन पागल बोलेगा और क्या बोलेगा। वो मुंह बनाकर बोला। वो उसका मुंह बनता देखकर मुस्कुराई और प्यार से उसके बाल बुखेरे थे।
नहीं बेटा, ये डांटना नहीं था, ये मेरा प्यार था। और भला माएँ भी औलाद की बेइज्जती करती हैं? जो आपसे प्यार करती हैं वो फिर डांटने का हक भी रखती हैं। वो आपकी बेहतरी के लिए आपको डांटते हैं। वो फिर से उठकर किचन की बिखरी चीज़ें समेटने लगी थी। ये बात तो ठीक है, पर जो हाल आपके रांझा साहिब मीरा करते हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उनके प्यार मोहब्बत का अंदाज़ ज़रा निराला ही है। तहमीना बेगम ने मुड़कर उसे घूरा, जो नाश्ते समेत किचन के दरवाजे से बाहर जा रहा था। थोड़ी देर और बैठते ना, फिर मैं तुम्हें बताती, वो कहकर खफकी से फिर से काम करने लग गई थी। मुझे पता है आपके हाथ में आरिफ लोहार का चिमटा है, इसीलिए मैं बाहर आ गया, ताकि आपकी मोहब्बत ज़्यादा बाहर ना आ जाए और बरस बरस कर बरसे मेरे ऊपर। उसकी आवाज़ फिर से गूंजी थी। रोशनाल की आंख खुली तो वो उठ बैठा। आज इतवार थी तो वो लेट उठा था। इशनाल का दुपट्टा उसके पास पड़ा हुआ था और उसकी अकाउंटिंग भी की बुक भी वहीं पड़ी हुई थी। वो समझा कि वो किचन में नाश्ता बना रही है। उसकी तकलीफ़ भूल गई जो रात को दी थी उसे। फिर किचन से कोई आवाज़ ना सुनकर और मामूली सन्नाटा देखकर स्लीपर्स पहनता वो बाहर निकल आया था। उसके रूम के पास आया जिसका डोर बंद था। इशनाल, दरवाज़ा खोलो, 2-3 बार नॉक करता रहा था। इशनाल, मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो, हरी अप। अगर मैंने खुद दरवाज़ा खोला तो बहुत बुरा हशर होगा। लेकिन फिर उसकी आवाज़ नहीं आई। अब की बार गुस्से में अपने रूम से चाबियाँ लेकर आया और गुस्से से लॉक खोलकर दरवाज़ा पीछे किया था। वो नीचे फर्श पर बेड के साथ पड़ी पानी का जग उधर ही उंधा पड़ा था। उसके बाल गर्दन के साथ चिपके हुए थे। रोशनाल उसकी हालत देखकर शर्मिंदगी के था गहराइयों में चला गया था, क्योंकि उसका पाँव भी स्वेल हुआ था। रूम में नज़र पड़ते हुए उसे नीचे पड़ी नज़र आई थी। शायद दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश में वहीं लेटे लेटे सोई थी। ज़मीन पर पानी इधर उधर गिरा हुआ था। जग उधर ही ऊंधा पड़ा था। उसकी हालत बहुत बिखरी हुई थी। वो जल्दी से उसके पास आया। इशनाल, रोशनाल ने उसे कंधों से थामा और उसका सर अपनी गोद में रखा। इशनाल, आंखें खोलो, इधर देखो मेरी तरफ। उसके बिखरे बाल पीछे किए थे जो गर्दन के साथ चिपके हुए थे और उसके गाल थपथपाए। इशनाल ने आंखें खोलकर इसे देखा। इशनाल ने नम आंखें खोलकर उसे देखा। उसको अपने ऊपर झुके देखकर वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी और जल्दी से तड़प कर दूर हुई थी और भागकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। इशनाल, दरवाज़ा खोलो। वो भी उठकर वॉशरूम तक आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा था। नहीं खोलूँगी मैं आप चले जाएँ यहाँ से। मैंने आपकी असलियत देख लिया। आपका असल चेहरा तो ये है कि मैं आपको फरिश्ता समझती थी, लेकिन आप शैतान से भी बदतर हैं। वो हिचकियों से रोते हुए बोली थी। इशनाल, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, तुम समझ रही हो ना? उसके लहजे को इग्नोर करता हुआ हनूज सख्ती से बोला था। अब तो कुछ भी क्या, आपने कुछ भी किया तो मैं खुद के साथ कुछ कर लूँगी। मैं आप जैसे हैवान का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मुझे आपसे घिन आती है। वो उसकी असलियत उसे बता रही थी। इशनाल शीशे के पास गई और फूट फूट कर रो दी। वो अपने हलिया को पहचान ना पाई। गर्दन पर उसके ज़ख्मों के वाज़िया निशानात नजर आ रहे थे। वो ऐसी लड़की थी कि जब किसी की हल्की सी भी चोट देखती वो मुंह भी दूसरी तरफ कर लेती। वो किसी के ज़ख्मों को देख नहीं सकती थी और आज उसकी गर्दन, कंधा, मुंह, हाथ हर जगह से जला हुआ था और वो ये ज़ख्म देखते देखते मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट भी दर्द भरी थी। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, तमाम ज़ख्म मुंतमिल कर देता है। वो भी बाहर बैठा रहा। तकरीबन आधा घंटा वो वेट करता रहा, लेकिन अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। उसे कंधे पर जलन का एहसास हुआ था। अब के दर्द की शिद्दत बहुत बड़ी थी। उसका सांस बंद होने लगा था। वॉशरूम के दरवाजे की ज़ोरदार ठोकर से वो अंदर तक सहम गई थी। 1 मिनट के अंदर अंदर बाहर निकलो। रोशनाल का धार सा लहजा सुनकर और रात के दर्द सहने के बाद वो निकली थी। अब अगर तुमने डोर ना खोला तो मैं तुम्हारा चेहरा। वो अपनी खुश्क सांस तर करती उसके कहने से पहले ही दरवाज़ा खोल गई थी। वो दरवाजे के पास आया था। पहले मेरे कपड़े निकालो, फिर ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट तैयार करो जल्दी। वो ये कहकर चला गया था। वो हैरान हुई। उसके इतना कुछ कहने के बावजूद कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके लहजे से फूट फूट कर रोई थी और फिर अपना चेहरा साफ करके उसके पीछे रूम में आई। उसके कपड़े निकाले थे जो खुद शायद वॉशरूम में था और फिर उसके आने से पहले ही किचन में चली आई थी। गर्दन और कंधे पर मुसलसल तकलीफ होते देखकर वह बेहिस बन गई थी और उसका नाश्ता बनाने लगी और बनाकर टेबल पर रखा। आंसू निकल निकल कर उसके चेहरे को तर कर रहे थे। उसकी सिसकियाँ रुक नहीं रही थी। रोशनाल आया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खामोशी से नाश्ता करने लगा। वो नाश्ता करता रहा। उसकी मुसलसल सिसकियों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, लेकिन जब हद से ज़्यादा उसकी सिसकियाँ बनी थी तो उसने कप को ज़ोर से टेबल पर पटका। इशनाल घबराई और खौफ से उसे देखने लगी थी। क्या ड्रामा ये? क्या साबित करना चाह रही हो? मैंने तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं? मुझे जालिम तस्वुर कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। वो फिर से हिचकियों से रोई थी। इशनाल ने एक नज़र देखा और फिर से बेहिस बन गया था, जिसके चेहरे पर दर्द की एक पूरी लहर थी। इधर आओ, रोशनाल ने अब की बार नरम लहजे में पुकारा। नहीं, मैं नहीं आऊँगी, वो ये कहकर फिर से रोई थी। रोशनाल ने उसे 2-3 दफ़ा पुकारा, पर वो ना करती उसको दूर देखकर किचन से भागी थी। वो आराम से नाश्ता करने के बाद घर से निकल गया था।
वो चाबियाँ लिए ऑफिस चला आया था। आज छुट्टी थी तो वहीं बैठकर फ़ॉन्ड डेलीगेशन के लिए कोई असाइनमेंट तैयार करता रहा था। सारा दिन इधर ही लग गया था। ये तक भूल गया कि वो एक मासूम के साथ बहुत ज़्यादा बुरा करके आया था। फ़ोन की रिंग हुई तो उसके दोस्त की कॉल आई थी। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ है तू? सलाम करने के बाद छूटते ही पूछा था। ऑफिस हूँ यार। वट, पागल हो तुम? इतवार के दिन कौन ऑफिस काम करता है और इस वक्त? लगता है भाभी तुझे घर में रहने नहीं देती, फुरकान कहका लगाते हुए बोला था। बकवास बंद कर, काम की बात बता। तो सुन मेरे जिगर, कल का डिनर है मेरी बेगम की तरफ से। ये दावत तेरे और भाभी के लिए है, आना है ज़रूर। फिर तकरीबन घंटे की गपशप के बाद उसने कॉल बंद की थी। वो मगरब के अज़ान होने से पहले टाइम देखता ऑफिस से निकला है। पहले बाज़ार आया। शादी के बाद पहली दफ़ा इशनाल के लिए शॉपिंग करने आया था। उसके लिए सूट, हील्स और कॉस्मेटिक की चीज़ें पैक करवाई और रात का खाना वो बाहर से ही लेकर आया था। हर चीज़ निकालने के बाद जब वो घर आया तो सन्नाटा ही सन्नाटा था। रात के 8 बज गए थे। वो किचन में खड़ी हुई थी और प्याज काट रही थी। खाना मैं ले आया हूँ, ये निकालो। वो लाउंज के सोफ़ों पर शापर रखकर किचन में चलाया था। इशनाल ने उसके हाथों से बिरयानी के डिब्बे लेकर प्लेट में निकाले थे और उसके आगे सर्व किए थे। खाना खाया तुमने? उसे नफ़ी में चेहरा हिलाया था। खाओ। उसे बाजू से पकड़ता अपने पास चेयर पर बिठा गया था। मुझे भूख नहीं है, वो एकदम से डर कर इनकार कर गई थी। इशनाल ने सिगरेट की डिब्बी निकाल कर अपने मुंह के आगे की थी, जिससे उसकी रही से ही जान भी हवा हुई थी। खाओ, उसके चेहरे की उठती हुई रंगत देखकर बोला था। इशनाल साथ साथ खाती रही और साथ उसके आंसू निकल रहे थे। उसको चंद चम्मच भी चावल के जहर लग रहे थे, क्योंकि वो सिगरेट निकाल कर कभी खोलता और कभी बंद करता। एकदम से इशनाल के हलक में निवाला अटका था, जिससे उसे सांस नहीं आई थी। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी थी। इशनाल उसकी हालत देखता उसकी पुश्त थपथपाने लगा और ग्लास में पानी डालकर उसे पिलाया था और फिर से चेयर पर बैठ गया था। वो अपने सीने पर हाथ रख के वो मुश्किल सांस ले रही थी। इससे वो अपने उजले हुलिये से सदियों की बीमार लगी थी। चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे एक पल में पहले वाली अपनी इशू नज़र आई थी, जो हर वक्त खुद को सजा कर रखती थी, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट हटती ही नहीं थी। ये वो भूल गया था। शोख चंचल से इशनाल तो उसे खुद मारा था अपने हाथों से। वो अब उसे बात करते हुए भी हिचकिचाती थी। वो कहती थी कि उसे इससे घिन आती है। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बाहर निकल गया था। जबकि उसके जाने के बाद इशनाल की हिचकियाँ बंद गई थी। वो मुश्किल कॉफ़ी लेकर आई और उसके पास रख कर जाने लगी थी। वो लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था जब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास गिराया और लैपटॉप को साइड पर रखा था और उसके गले से दुपट्टा उतारा। इशनाल की जान हवा हुई थी। उसे कल वाला मंजर याद आया। वो उसके हाथ झटकने लगी। अभी तो कल वाली तकलीफ ख़त्म हुई, वो फिर से नया ज़ख्म देने लगा था। उसने शर्ट उसके कंधे से सुरकाई और मुसलसल खुद को छुड़वाने लगी। वो होंठ भींच कर उसे रोकने की कोशिश की। कंधे पर से कई जगहों से खाल उतरी हुई थी। उसे पता था उसने क्रीम भी नहीं लगाई थी। उसने निगाहें उठाकर इशनाल को देखा, जो आंखें बंद किए मुसलसल रोई जा रही थी। इशनाल की जान हवा हुई थी उसके इस इकदाम पर। बरनाल अपनी पॉकेट से निकालता उसके कंधों और गर्दन पर लगाई और फिर रोती हुई इशनाल, जो आंखें बंद करके रो रही थी, उसके आंसू अपने हाथों से साफ करके उसके चेहरे पर एक अकीदत भरा लम्स छोड़कर पीछे हटा और उसकी शर्ट से ही की थी। उसको अपने सामने बैठी वो कोई बच्ची लगी थी, जो उसके लम्स से आंखें खोल गई थी। अब साइड टेबल के ड्रॉर से एक ट्यूब निकाली और उसके पाँव को ऊपर करके ट्यूब लगाने लगा। उसे इशनाल को बहुत बुरा लगा था। उसके हाथों की ग्रिप से पाँव छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जबकि उसकी घूरी पर निगाहें झुका गई थी। इशनाल को उसके रवैये की ज़रा भी समझ न आई। वो पल में तोला और पल में माशा। अकाउंटिंग की बुक जो वो सुबह साइड टेबल पर रख कर गया था, वो और साथ पड़ा रजिस्टर उठाया और ख़ुद थोड़ा सा खिसक के जगह बनाकर उसको साथ बिठाया था। क्या समझ नहीं आ रही थी? कुछ नहीं। उसकी कुर्बत पर बुखलाई। कुछ भी नहीं समझ आई। वह हैरान हुआ था। मैं नहीं करूँगी, मुझे जाने दे। रोशनाल ने उसे इनकार करते देख उसके कंधे पर सर रखा। मैम तो तुम्हें मारेंगी ना? उसके और ज़्यादा करीब होने पर और उसकी धमकी पर उसका नन्हा सा दिल कांपा था। फिर उसने उसे बताया और वो कितनी देर उसे समझाता रहा, जबकि इशनाल की आंखें नींद से बनने लगी थी। रोशनाल ने उसे कुछ देर समझाया। थोड़ी देर उसको टस से मसना होता देखकर झुककर उसे देखा तो वो सोई हुई थी। कोई हाल नहीं है तुम्हारा, मैं वैसे ही दिमाग खपा रहा हूँ, वो दिल में बोला। आज कितने अरसे बाद वो इशनाल की बिचकाना हरकत को देखकर मुस्कुराया था और फिर वो जाने कितनी देर लैपटॉप पर काम करता रहा। उसके साथ लगी सोती रही थी। आज रोशनाल पुरसुकून था, क्योंकि आज के दिन उसकी ज़मीन पर बोझ नहीं था। ये शर्ट्स प्रेस कर दें। वो हमेशा की तरह उसके सर पर खड़ा था। वो ढीठों का सरदार था, तो वो भी ढीठों की मलका। उठे मलका साहिबा, मैं लेट हो रहा हूँ। उसने ऊपर से कन्फर्टर खींच लिया था। बादशाह सलामत, आप तशरीफ़ ले जाएं। आपकी कनीज़ें मुझे हर वक्त काम पर लगा कर रखती हैं। वो दांत पीसते हुए बोलकर फिर से कंफर्टर ऊपर करके सो गई थी, जबकि इस्नाल ने साइड टेबल से पानी का जग भरकर उसके ऊपर डाला था। वो चीखती हुई उठी। इतने में वो कमरे से बाहर था। इस्नाल
साहिबा की अम्मा चिमटा लेकर अंदर आ गई थी, जबकि वो बचता आगे के कमरे में पहुंचा था जो चाय पी रहे थे। आगाजान प्लीज़ मुझे बचा लें, वो झांसी की रानी आरफ लोहार का चिमटा लेकर तशरीफ़ ला रही हैं, वो आगाजान की चेयर के पीछे छुपता हुआ बोला था। कौन आ रहा है? आगाजान ने अनजान सा होकर पूछा था। वो आपके सपूत मौला जट की बेगम साहिबा। शर्म करो, माँ है तुम्हारी। उसको शर्म दिला रहे थे जो शर्म के शीन से भी वाकिफ़ नहीं था। फिर कोई बुरका ही दे दें। अंदाज से वो बिल्कुल संजीदा लग रहा था। अस्तगफार, मैं तुम्हें रज़िया सुल्ताना लगता हूँ। उसकी बात से जैसे उछल गए थे। काश आप रज़िया सुल्ताना होते तो मेरी तो बचत हो जाती। ला हौला वला कुव्वत। उसकी बात से तपे थे। सब्र करो, मैं तुम्हारी माँ को बताता हूँ, उसे धमकी देते हुए बोले थे। चंद पल तो वो मंजर को पहचानने की कोशिश करती रही। रात के सारे मंजर उसकी निगाहों में घूमे थे। उसने देखा तो उसके मजबूत हाथ उसके बाजों के गिर लिपटे थे। उसकी सांसों की आवाज़ बखूबी वो अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। उसने निगाहें उठाकर देखा तो इसके शानदार चेहरा उसके सामने था। वो शख्स गजब की पर्सनैलिटी का मालिक था। लंबा चौड़ा, शानदार, वजीहा सरापा, नीमवा आंखें, हल्के से खुले होंठ, पेशानी पर बिखरे बाल। उसे सोया शेर लगा था जिसकी खुचार में हाथ देना मौत के मुतरादिफ था। उसको अपने करीब देखकर जल्दी से करंट खाकर पीछे हुई थी, क्योंकि वो बिल्कुल इसके करीब था। इश्नाल बख्त को उसके दिए गए सितम याद आए तो उसकी आंखें भर आई थीं। तो क्या वो सारी रात इस शख्स के करीब रही थी जिसने उसके जिस्मानी और रूहानी तकलीफ दी? उसके दिल में डर बैठ गया था। वो उठा तो उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करेगा कि मेरे करीब क्यों आई हो। ये सोचें उसके दिमाग के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। इससे पहले कि वो उठकर अनजान बन जाता, वो निकल गई थी। नमाज़ पढ़कर हमेशा की तरह उसका नाश्ता बनाया और ख़ुद कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई थी। आज मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करूँगा। वो नाश्ता कर चुका था जब वो अपना बैग लेकर बाहर आई थी। वाइट कॉलेज यूनिफॉर्म पहने और स्याह ब्लैक शॉल सर पे किए हाथों में रजिस्टर उठाए वो जल्दी में थी। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत देखकर इश्नाल बख्त के मजबूत दिल को इनसिक्योरिटी हुई थी। नहीं शुक्रिया, मैं वैन में चली जाऊँगी। वो ये कहती साफ लफ्ज़ों में इनकार कर गई थी। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। पर मैं बस जब मैंने कह दिया तो कह दिया। उसकी बात काटता साफ लफ्ज़ों में उसकी हैसियत जता गया था। चलो। वो नैपकिन से हाथ साफ करता उठ खड़ा हुआ, अपना बैग हाथ में लिया, मोबाइल पॉकेट में डाला। स्काई ब्लू सूट 2 पीस में, ब्रांडेड वॉच कलाई पर बांधे, हाथों में लैपटॉप। वो बहुत ही अलग और डिसेंट लग रहा था। लेक्चर यही अटेंड करने का इरादा है? इसके लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। उसने 2-3 कदम उठाए बगैर कोई आवाज़ ना सुनता पाकर पीछे पलटा और भारी आवाज़ में कहा, और वो उसी जगह सिर झुकाए खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसकी तंज़ी आवाज़ पर जी भरकर शर्मिंदा हुई थी और उसके पीछे पीछे चलने लग पड़ी। वो गाड़ी में बैठा तो वो भी पिछली सीट पर बैठ गई थी। आगे बैठो ना, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुम्हें बर्दाश्त करूँ। उसकी बात पर इश्नाल का मुंह लाल हो गया था। उसे लफ्ज़ बॉय अपनी ज़ात पर गाली लगा था। वो बमुश्किल आंसू ज़ब्त करती आगे बैठी। उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बताना। वो फिर से उसका नरम लहजा देखकर हैरान हुई थी। जो कर तो ड्राइविंग रहा था, लेकिन ध्यान आगे विंडो स्क्रीन पर था। सुकून, वो बस इतना ही कह सकी थी। सॉरी, वो मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता, बस वो आपके अमाल देते हैं। और ये बात कहकर वो फिर से तल्ख हुआ था। खैर छोड़ो। एकदम से उसका मुरझाता चेहरा देखकर वो अपनी बात बदल गया था। मेरे दोस्त के घर रात को डिनर है, मैं जल्दी आऊँगा। तुम्हारी कुछ चीज़ें मैं ले आऊँगा। वो लाउंज के सोफ़े पर पड़ी तुम्हारी कुछ चीज़ें मैं ले आया था, वो लाउंज के सोफ़े पर पड़ी हैं। मेरे आने से पहले तैयार हो जाना। उसके बाद सारा रास्ता खामोशी से कटा था। वो उसे कॉलेज छोड़ता खुद ऑफिस की तरफ गाड़ी मोड़ ली थी। उसने सोफ़े से शॉपर उठाए, अंदर ले आई और उसके और अपने बेड पर चीज़ें फैलाई और देखने लगी थी। 2-3 सूट और एक फ़्रॉक उसमें से निकला था। साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मर्जी कब चलनी थी। वो ब्लू कलर का फ़्रॉक पहनकर हील्स पहनी और सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी। और फिर जाने वो कितनी देर उसका वेट करती रही, लेकिन वो नहीं आया और वो उसका इंतज़ार करते करते सोफ़े पर ही सो गई थी। रुशनाल उजलत में घर आया। वो जल्दी में था। पहले गाड़ी ख़राब हो गई। शोरूम से गाड़ी ठीक करवाने के बाद फुरकान के घर ले जाने के लिए बेकरी गया था। ऊपर से फुरकान की कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी और घर आया वो कहीं नज़र ना आई थी। सोफ़े पर देखा तो देखता ही रह गया था। ब्लू और सुनहरी फ्रॉक में गुलाबी माइल रंगत सहर करते हुए दिलकश नकूश से सजा चेहरा, लंबी पलकें, सिल्की बाल और नाजुक सरापे में वो शहजादियों को मात दे रही थी। उसका दुपट्टा कंधों से ढलक आया था। उसके सिल्की बाल उसके चेहरे और कंधों में बिखरे हुए थे। वो अपने आप से बेखबर सोई हुई थी। अपने से 12 साल छोटी लड़की 1 मिनट में उसको चारों शाने जद कर गई थी। रोशनाल ने आज पहली फुर्सत से देखा था। आज उसे पता चला था कि निकाह के रिश्ते में वाकई ताकत होती है। वो इस लम्हे कमज़ोर हो गया था, लेकिन अपनी ये कमज़ोरी उसके हाथ नहीं लगना देना चाहता था और अपने आप को सख्त किया था। वो अंदर गया कि वो उठ जाए और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था और इस तजर्बे से वो वाकई उठ भी गई और इर्द गिर्द देखने लग पड़ी थी। चलो, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। वो हर चीज़ कमरे में रखते हुए बोला और जल्दी से उस तक आया था। उसकी बात सुनती वो साथ से कि शॉल अपने ऊपर करके खुद को कवर किया था। बेवकूफ़, तंबू तो ऐसे करियो जैसे मस्जिद जा रही हो। उसको अपने ऊपर लंबी शॉल करता देखकर चिड़ा और टोक गया था।
पर ऐसे मैं कैसे वहाँ कोई नहीं है, उसको टोकता हुआ बोला था। पर आपके दोस्त तो हैं ना? अब उसके लहजे में लर्जिश नहीं एतमाद था। ठीक है चलो, वो उसकी बात से मुतफिक था। वो चाहता भी यही था कि उसकी शय ढकी छुपी रहे और वो हकीकत में अपनी चीज़ों के बारे में ख़तरनाक हद तक पॉसेसिव था। इश्नाद, वो चीख मार कर उठी थी। क्या हुआ आपको? हसनाल जो लैपटॉप पर गेम खेल रहा था, उसे पसीने से शराबूर, सर से दुपट्टा नदारा रोते हुए देखा था। हसनाल उसके पास बैठा। वो इश्नाद हॉस्पिटल में है। कुछ नहीं हुआ। उसे तसल्ली देने के लिए उसके सर पर हाथ रखा जब वो शिद्दत से उसके सीने से आ लगी थी और सिसकियों से रोने लगी जबकि हसनाल एकदम साकत हुआ। उससे मनाल से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम से उसके दिल में नए जज्बात जगा गई थी। वो सिर्फ गेम, लैपटॉप, मोबाइल और नए होंडा वगैरह के लिए जुनूनी था। वो मोहब्बत में जुनूनी तो नहीं था, लेकिन वो उसे शायद जुनूनी बनाने वाली थी। वो बच्चा तो नहीं था, वो 23 साल का पूरा जवान मर्द था। वो खुद सो गई लेकिन उसे बेचैन कर गई थी। अब उसकी रात आंखों में कटने वाली थी। वो एक ही लम्हे में उसका काम तमाम कर गई थी। आपका नाम क्या? वो खाना खा रहे थे जब फुरकान ने उससे उसका नाम पूछा था। इश्नाल, वो हल्के से हिचकिचाते हुए बोली थी। नाम तो आपसे बढ़कर प्यारा, आपकी किंजा बोली, जिससे इश्नाल छिनप गई थी जबकि खाना खाते फुरकान को ज़ोरदार खांसी आई थी। क्या यार, तू बड़ा गुन्ना है। तू कह रहा था कि भाभी तुझसे 12 साल छोटी हैं। तू भाभी को बच्चा बच्चा कह रहा था। याद है तेरी मंगनी वाले दिन? और ये क्या, तूने तो भाभी की बहन से मंगनी की थी। जब भी मैं सोच रहा था कि भाभी इतनी चेंज कैसे हो गई है। मैंने मंगनी पे देखा तो उस वक्त ये छोटी सी थी। वैसे भाभी का नाम तूने रखा है ना? फुरकान नॉन स्टॉप बोल रहा था और अब की बार मायनी खेजी से पूछा था, लेकिन रुशनाल के लहजे के पथरीले तासुरात देखकर मुंह बंद कर गया था। आगा जान ने शादी करवाई थी। वो अपने लहजे को बहुत हद तक कंट्रोल पाता मजबूत और संजीदा लहजे में बोला, वरना उसका दिल कर रहा था कि हर चीज़ को तहस नहस कर दे। जिस दिल से उसने बात को संभाला था, ये वो जानता था, ये उसका खुदा। खाना खाते उसके हल्क में नवाला अटका था। इश्नाल ने बमुश्किल नज़र उठाकर देखा तो इसका जब्त करने के चक्कर में चेहरा लाल हुआ था। वो भी उसी को देख रहा था। उसकी काटदार नज़रों से वो सहम गई थी। उसके बाद तकरीबन फिर हंसी मजाज चलता रहा था। फुरकान और रोशनाल लाउंज में बैठकर बातें कर रहे थे और साथ चाय पी रहे थे, जबकि फुरकान की बीवी किंजा से अपने साथ किचन में ले गई थी। मुझे लगता है रोशनाल भाई आपकी बहुत केयर करते हैं, तभी तो आप परियों की तरह लगती हैं। वो उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर बोली थी। आपकी एज क्या? 19 साल की इस मंथ हो जाऊंगी। वो निगाहें झुकाकर सादगी से बोली थी। वट, 19 साल? इतनी कम एज? कोई मसला था जो आपकी शादी? वो आधी बात करती है दूरी छोड़ गई थी। भाभी, रुशनाल बुला रहा है। वो किसी बात का जवाब देती है कि जब फुरकान उसे इतला देने आ गया था। वो बाहर निकली तो रुशनाल पहले फुरकान से मिला था और फुरकान ने उसके सर पर हाथ फेर कर 5,000 का नोट थमाया था। नहीं भाई, वो अपने हाथों को बींच के कोई साफ मुकर गई हो। भाई भी कह रही हैं और पराया भी कर रही हैं। उसके शिकवे से वो ना चाहते हुए भी हाथ आगे कर गई थी। उसके इमोशनल डायलॉग से ना चाहते हुए भी वो पैसे पकड़ गई थी। किंजा ने बगौर उसे देखा जिसके गुलाबी हाथों की लर्जिश हो रही थी। फिर वो उनसे इजाज़त लेते बाहर निकल आई थी। बैठो, वो दरिश लहजे में धाड़ा। वो गाड़ी में बैठी तो रोशनाल ने ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। इश्नाल दरूद शरीफ का वेट करती रही क्योंकि गाड़ी की ख़तरनाक हद तक स्पीड थी। खौफ से उसका रंग पीला पड़ गया था। प्लीज़ आहिस्ता चलाएं, वो गहराई आवाज़ में बोली थी। तुम चुप बैठो, आज घर जाकर हिसाब क्लियर करता हूँ। घर पहुँचेंगे या मैं बचूँगी तो हिसाब बचेंगे, उसने दिल में सोचा था। रोशनाल मोड़ काटते ही गाड़ी के सामने ट्रक आ गया था। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चीखी थी। उसके सारे बाल इस कोशिश में आगे आ गए थे। हिरनी जैसी आंखें फैल गई थी। रोशनाल ने उसे देखा और उसने रिवर्स करके बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। तेज़ी से गाड़ी क्रॉस करने की वजह से इश्नाल का सर डैशबोर्ड से लगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका सर घूम गया हो और उसे अपने सर से गर्म सयाल मादा हल्का सा निकलता महसूस हुआ। लेकिन उसने अपना दुपट्टा मज़ीद टाइट किया और अपने सर पर शॉल कर दी थी कि उसे दर्द ना हो। तुम ठीक हो? रोशनाल उसे देखते हुए बोला था। उसको हैरान देखकर बोला था। जी मैं ठीक हूँ। वो अपने सर पर उठती ठीसों पर वो मुश्किल काबू पाकर बोली थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट की। उसने ऐसे पूछा जैसे रस्म निभाई हो। और अब की बार गाड़ी की स्पीड हल्की तो नहीं पर थोड़ी सी कम हो गई थी। अल्लाह अल्लाह करके अपने सर पर हाथ रखकर घर पहुँची थी। आपके कपड़े निकाल दो, वो डरते डरते बोली थी। जो जब से आया था परेशान बैठा हुआ था। वो बेड पर गहरी सोच में गुम था। कल जब मैं यहाँ आऊँ तो तुम मुझे नज़र ना हो तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? वो हैरान परेशान होकर सवाल करने लगी। उसे तो इस सवाल की उम्मीद ही नहीं थी। अपने बाप के घर, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तुम अम्मी लोगों के पास चली जाना। पर वहाँ से तो मुझे सबने निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं कहाँ जाऊँगी? उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। वो इतनी आसानी से कहता उसके दिल के 1000 टुकड़े कर गया था। आई डोंट केयर जहाँ भी जाओ, वो संगदिली की हद अबूर करते हुए बोला था। प्लीज़ इतना जुल्म ना करें, आंसुओं से बोली थी। मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूँगी, पर अपना नाम मुझसे जुदा मत करें।
घर मेरी आखिरी पनाहगाह है, मैं कहाँ जाऊँगी? तो फिर फैसला तुम्हारा सारी उम्र का दर्द या तलाक? वो उसके खूबसूरत सरापे से नज़र चुरा कर बोला था। पता है, आज मेरा दिल फटने लगा था। फुरकान ने मुझे वो ताना दिया जो मेरे बाप ने मुझे दिया था। तुम्हारी एक हरकत की वजह से मैं घर वालों की, मुआशरे की नज़रों में घिर गया हूँ। इसको तुमने खुद संगदिल बनाया। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला था। मैं ऐसा शख्स बन गया हूँ जो तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश करूँगा। इस आग से बचा लो खुद को। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, खुद को मेरे नाम से आज़ाद करवा लो। तुम्हारी ज़िंदगी चलने से बच जाएगी, क्योंकि मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं। तुम मुझ पर गिरां गुजर रही हो और तुम ये चाहती हो कि ज़िंदगी की जगह में मेरा दिल नरम पड़ सकता है या मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते में गुंजाइश रख सकता हूँ। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं बदल गया हूँ, अब मैं धोखों में नहीं आता। उसे वाजिया कह रहा था। पर ना, मुझे कुछ मत कहना। वो अब बात नरमी से कर रहा था। आप अपनी जलती आग में मुझे जलाएं। जब आप नफ़रत की आग बुझ जाएगी तो मुझे उस वक्त आज़ाद कर दीजिएगा। उसे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी कि वो बेकसूर है और उस शख्स का गिरेबान पकड़ना चाहती थी जिसने उसकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी छीन ली थी। वो अपने ऊपर किए गए सितम का हिसाब लेना चाहती थी, लेकिन वो ना कह सकी थी। वो शख्स अपने इंतकाम के लिए उसकी रूह को पैमाल कर गया था, जो उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता था। वो इस शख्स को एतबार दिलाना चाहती थी। वो ये कहकर उसको हैरान छोड़ती चली गई थी। आंसुओं की ज़मानत भी जहाँ काम न आई, वो शख्स लफ्ज़ों का यकीन क्या खाक करेगा। वो कमरे में आई तो उसके सब्र की तनाबें टूट गईं। सर से शॉल और दुपट्टा उतार कर फेंका था। सर पर दर्द हुआ, हाथ लगाकर देखा, खून था। वो साइड ड्रॉर के पास बैठी अपने बेड पर बाजू रखती हिचकियों से रो दी थी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, ना अपने हक के लिए लड़ सकती थी। नीचे दराज से बाबा की तस्वीर निकाल कर अपने सीने से लगाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोई थी। उसे लगा था कि वो आज यतीम हुई है, आज बेसहारा हुई है। वो टूट बिखर कर रोई थी। मामा, बाबा, आप मुझे छोड़ गए। आपने पसंद की शादी की थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था? आगा जान तो कहते कि मैं उनका खून नहीं हूँ। मुझे बड़ी मम्मा ने भी घर से निकाल दिया। मुझे आज पता चला है कि घर क्या होता है, यतीम लफ्ज़ क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, ज़िंदगी क्या होती है, सांस क्या होती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी सांसें चल रही हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। माँ बाप के बगैर भी कोई ज़िंदगी होती है। उसे लगता है जैसे मौत आ गई हो और मुझे यकीन ना आ रहा हो। मम्मा बाबा, मैं मर रही हूँ। आपकी शहज़ादी ज़िंदगी से तंग आ गई है। मम्मा बाबा, प्लीज़ मुझे बचा लें, अपने पास बुला लें। बाबा, आपके बाबा के इतने बड़े बंगले में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बाबा, आपके भतीजे के फ्लैट के 4 कमरों में मेरा वजूद कहीं भी नहीं है। बाबा, खुदा की इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए जगह कम पड़ गई है। मेरा वजूद हर जगह अनफिट है। मम्मा, आपकी शहज़ादी रुल जाएगी, प्लीज़ उसे अपने पास बुला लें। बाबा, जब सारे रिश्ते इतने ज़ालिम हैं तो ये दुनिया कितनी ज़ालिम होगी, जो मुझे गंदा कर देगी, मुझे रुस्वा कर देगी। मुझे आपके भतीजे ने भी जहन्नुम में धकेल दिया। बाबा, अपने अल्लाह से बोलिए ना कि मुझे भी अपने पास बुला लें। आप तो उनके पास हैं, वो आपकी कोई बात रद्द नहीं करेंगे। आप मुझे अपने पास बुलाएंगे तो मैं, मम्मा और आप तीनों बहुत खुश रहेंगे, जहाँ इस दुनिया की कोई टेंशन नहीं होगी। बाबा, अब अल्लाह को बताएं ना कि सब जालिम हैं। अल्लाह, आप तो मेरी बात मान लें। वो सबकी बातें करती आखिर में अल्लाह से इल्तिजा कर गई थी। उसको भेजकर वो बेसुकून हो गया था। 2 घंटों से वो करवट पलट रहा था, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। किसी को बेचैन करके नींद आ भी नहीं सकती थी। आंखें बंद की तो चम से उसकी आंखों के आगे हिरनी जैसी खौफजदा आंखें आई थी। वो एकदम बेचैन होकर उठा था। उसे फरकान की बातों से इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। उसे फ़र्क तब पड़ा जब आज एक्सीडेंट से रोकने के लिए उसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। उसकी हिरनी जैसी खौफजदा आंखें देखकर जब उसके लंबे बाल आगे एक्सीडेंट की कोशिश में आगे आए थे, उस वक्त वो उसके दिल की दुनिया को तहबाला कर गई थी। वो मजबूत हिसाब का शेर जैसी जिसामत का मालिक आज खुद से डर गया था। उसके हाथों का नरम सा लम्स उसे अभी भी अपने ऊपर महसूस हो रहा था। वो उस लम्हे से डर गया था जब इशनाल ने उसका पहली दफ़ा नाम लिया था। वो इसलिए डर गया कि कहीं वो अपने घुटने उसके आगे टेक ना दें। वो उसे खुद से दूर भेजना चाहता था कि लोग सच में उसे बदकिरदार ना समझ लें। वो अपने आप को जालिम तसव्वुर करके भेजना चाहता था कि वो उसे डर कर चली जाए। वो एक लम्हे से डर गया था जब उसे इशनाल से इश्क हो गया था, जब वो उसकी आंखों में डूब सा गया था। बार बार तसव्वुर में हिरनी जैसी आंखें देखकर बेचैन सा उठ खड़ा हुआ और स्लीपर पहनता उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ा गया था। उसके कमरे की तरफ आया तो कमरा लॉक नहीं था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। उसका दुपट्टा बेड पे पड़ा हुआ था। उसे ज़मीन पर बैठे बेड पर सर रखे पाया था। बाबा, मुझे अपने पास बुलाएं। ये कहते हुए साथ में उसकी सिसकी निकली थी। उसने उसे सीधा किया तो हैरान रह गया, क्योंकि वो सोते हुए कह रही थी। उसके इन लफ्ज़ों से रुशनाल बख्त के दिल में कई ठीस उठी थी। उसका सर ऊपर किया। उसके माथे से खून निकलता देखकर वो परेशान हो गया था। खून अब सूख चुका था कि जब उसे अपने दिए गए दर्द याद आए थे। उसने कौन सा खुशी के लम्हात दिए थे जब उसे अपने ज़ख्म दिखाती या अपना दर्द बताती। उसका दिल किया कि उसे खुद में छुपा ले और कुछ देर बाद अपने दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहता
उसे सीधा करके अपने साथ लगा लिया था। उसके हाथ में कोई तस्वीर थी। उसने तस्वीर देखी जिसमें चाचू और चच्ची थे। चाचू ने उसे उठाया हुआ था। वो हकदक रह गया था। वो उसके चाचू की औलाद थी जो उसे जान से प्यारे थे, जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। उसके चेहरे पर मुस्कान की बजाय उल्टा वो उनकी बेटी के दर्द की वजह बन गया था। उसे हर रोज़ नया दर्द देता। वो तस्वीर को साइड टेबल पर रख गया। उसके जिस्म से तपती हरारत निकल रही थी। उसे शायद बुखार हो रहा था। उसका तपता जिस्म आग से ज़्यादा गर्म था। उसकी सांसें गैर हमवार लग रही थी। उसके गुलाबी चेहरे पर आंसू के मिटे मिटे निशान थे। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसकी हालत देखता अपने कमरे में ले आया और बेड पर उसे लिटाया था और उसके ऊपर कंफर्टर डाला था और वक्त की परवाह किए बगैर वो क्लिनिक निकला। उसके दिल में वहशत उठ रही थी। उसको इस हाल में देखकर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। हर रोज़ वो उसे दर्द देता था। उसे मोहब्बत नहीं, इज़्ज़त तो दे सकता था, उल्टा वो उसकी मासूमियत को बिखेर गया। हर रोज़ कभी लफ्ज़ों से उसको मजरूह करता तो कभी कभी उसकी जिस्मानी मार देता। वो उसकी ज़ात के परखशे उड़ा गया था। वो 15 मिनट बाद वापस आया था। रात के 2 बज रहे थे। वो ऐसे ही बेसुध होती सर इधर उधर बेचैनी से मार रही थी। गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लब ऐसे खुश्क थे जैसे सूखा हुआ कोई खुश्क तालाब हो। सुबह जो गालिब चेहरा चमक रहा था वह ऐसे लग रहा था जैसे कोई गुलाब का फूल किताब में पड़ा पड़ा मुरझा गया हो। वो फूल ही तो थी। वो फूल तो उसने पहले दिन तोड़ दिया था, जिसको उसने मुकम्मल तौर पर मुरझा कर रख दिया। वो फूल इस दिन मुरझाया था जिस दिन वो उससे इस घर से लाया था। बाबा, अल्लाह से कहें मुझे अपने पास बुला ले। इस हालत में भी यही उसकी ज़ुबान पर विद जारी था। उसका मुंह बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्ख हुआ था। उठो, उसके अल्फाज सुनता अपने आप पर काबू पाते उसे उठाया था, लेकिन वो बेखबर थी। उसने उसे बमुश्किल उठाया और उसके पास बैठकर अपने हाथ के सहारे से उसको ज़रा सा ऊपर उठाकर उसको पानी पिलाया और पैनाडोल और पेन किलर दी। सिरहाना भी तप रहा था और फिर चाय का कप और बिस्किट मुश्किल से खिलाई। उसकी हालत देखकर वो खुद जलते तवे पर बैठा था। उसको अपने रवैये का कुछ ना कुछ एहसास हुआ था। वो ऐसा शख्स था, ज़ख़म भी खुद देता और मरहम भी खुद रखता। वो अजीब था। उसके माथे का ज़ख़म साफ़ करके पट्टी की और फिर उसको पट्टियाँ करता रहा। उसे जब लगा कि उसका बुखार पिछले 1 घंटे से वो बेचैन रहा और सोचों के सफ़र पर रहा। पछतावे के नाग जहर मार कर उसे डसते रहे। एहसासात के पंछी कहाँ कहाँ से उड़ाने बढ़ते रहे। उसे थकन का एहसास हुआ तो उसके पास आकर लेटा और कन्फर्टर अपने ऊपर खींच लिया था। सारा दिन काम करने और दावत अटेंड करने के बाद अब वो थक सा गया था। अब उसको नींद आ रही थी। तकिया ठीक करके कम्फर्टर खींच कर उसके बराबर आ लेटा। उसकी तरफ देखा जो दूसरी तरफ मुंह करके पुरसुकून सो रही थी। उसके ऊपर दुरुस्त किया था। अभी उसको सोए आधा घंटा भी नहीं गुजरा जब उसे अपने सीने पर थोड़ा बोझ महसूस हुआ। उसे नज़र उठाकर देखा, वो उसके कुशादा सीने में सिमटने की कोशिश कर रही थी। वो अपने फैसले की इस मजबूती खोना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो उसके मामले में बेबस हो। इसीलिए ही अपने जज्बों से नज़र चुराते हुए बुलंद आवाज़ में पुकारा था, इश्नाल। वो आंखें खोलकर उसे दूर करने के बजाय उसका उल्टा उसके वजूद में पनाह लेने लगी थी। उसके बुखार में होने की वजह भी उसके हशर सामानियाँ उठाते वजूद से वो नज़रें उठा गया था। इश्नाल तो होश में नहीं थी, लेकिन वो तो होश में था ना। वो इस लम्हे को पछता रहा था। कितनी नफ़रत से उसने कहा था कि वो इस रिश्ते में अब और गुंजाइश नहीं रख सकता और अपने लफ्ज़ों से मुकरना नहीं चाहता था। वो पहली रात अपने होश खोकर उसकी ज़िंदगी अज़ाब बना गया था, लेकिन अब उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसका गुदाज वजूद उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो ना ऐसा करना चाहता था। उससे इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बाजू में पड़ी अपनी ज़िंदगी को धुतकार देता। वो उसे उठाकर खुद तो सो गई थी। उसकी सारी रात आंखों में कटी थी। उसकी ज़ात पर तो कोड़े लग रहे थे। वो नहीं चाहता था कि वो ऐसे उसकी ज़ात में कोड़े बरसा जाएं, क्योंकि उस रात उसके साथ इश्नाल की ज़िंदगी को जहन्नुम में धकेला गया था और इसकी इस खता की वजह से वो उसके दौरे सितम सह रही थी। उसे सोचा कि वो बेशक माफ़ ना करे, लेकिन उसके साथ अपना लहजा तो नॉर्मल रख सकता है। लेकिन एक तरफ चाहता था कि उसे पता भी ना लगे वो उससे मोहब्बत करता है, और वो अपनी कमज़ोरी उसको भी नहीं दिखाना चाहता था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि अपने से 12 साल छोटी लड़की से उसकी मासूमियत से हार गया। वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता था। उठे, अम्मी कह रही हैं आपको बाज़ार लेकर जाना है। वो उसके पास आया था जब अपनी अलमारी सेट कर रही थी और अब बेड पर फैले अपने कपड़े तय कर रही थी। उसे एक नज़र उसे देखा था। मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, वो नागवारी से बोली। आपने जाना कि नहीं? उसके लहजे को देखता अपने गुस्से पर कंट्रोल करता नरमी से बोला था। नहीं जाना, दफ़ा हो जाओ, मत खाओ मेरा दिमाग। मनाल ने अपने कितने दिनों की उलझन उस पर उतारी थी। क्या मसला है आपके साथ? मैं आपके लहजे को बर्दाश्त कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ी करें। मैं आपका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे दोस्त बनने दीजिए, मुझे शौहर बनने पर मजबूर मत करें। उसे कलाई से दबोचता, बैग पर फेंकता उसके ऊपर झुकते हुए बोला था। क्या मतलब है तुम्हारा? मिनाल की खौफ से उसकी ज़ुबान बंद हो गई थी। मिनाल ने उसको अपने ऊपर झुके हुए देखकर खौफ से कहा जो उसके बहुत करीब खड़ा था। मतलब मैं अब भी समझा दूंगा जानब। अब उसके करीब बैठ गया था, जबकि मिनाल की तो हैरत से आंखें फट गई थी। उस शख्स से ऐसे लफ्ज़ों की उम्मीद नहीं कर पा रही थी। वो उसको अपने करीब देखती परे खिसकी थी, क्योंकि वो इतना जुनूनी कभी नहीं हुआ था।
2 मिनट में तैयार होकर बाहर आए, वरना अगले लाहिका अमल की जिम्मेदार आप खुद होंगी। और ख़ुद को तैयार करके रखा। आपको ऐसा कौन सा रोग है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा? मैं आपके रिश्ते को टाइम दे रहा हूँ तो इसमें मेरी भलाई समझें। आपसे अच्छी तो हमारी काम करने वाली मासी है। उसके बिखरे हिलिये के देखकर वार्निंग देता बोला, जबकि बाल खुले हुए थे और पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसके पास से उठता पिंक कलर का फ्रॉक पकड़ाता बाहर चला गया। पीछे मनाल रोती रही थी। आज हिस्नाल ने उसकी आंखों में वाज़ा डर देखा था, लेकिन उसे लगा उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वो खाला और अम्मी को देखता रहता था कि वो उसे हर वक्त समझाती रहती थी कि साफ़ कपड़े पहनो अपने और कमरे की सफाई रखो, लेकिन उनकी किसी बात का उसे असर नहीं हुआ और अब अपने तरीके से समझाया था। थोड़ी देर बाद उसे बाहर आते देखा तो उसने वही पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था जो उसे थमाक कर आया था। उसको देखता उसने अपने मखसूस दांत बाहर निकाले थे क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसने अपना आईफोन निकाला और जूम करके उसकी पिक बना ली और जल्दी से अपने स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन पर व्हाट्सएप करता गैलरी से तस्वीरें डिलीट कर गया था। वो अभी दूर थी, उसको करीब आता देख सेल्फी कैमरा निकाला था। मेरी तस्वीरें डिलीट करो जल्दी। उसकी इस हरकत को दूर से देखती तेज़ी से वो दांत पीसती उसके करीब आते हुए बोली थी। कौन सी मोहतरमा? वो ऐसे बोला जैसे उसे सिरे से जानता ही ना। इतने मासूम मत बनो। उनका कह रहे हो जो तुमने अभी बनाई हैं। वो अपने गुस्से के बाल पर काबू पाते हुए बोली थी। बंदा कुत्ता पाले, खुश फहमी ना पाले। भंगन कटी, आपकी तस्वीर मेरे इस आईफोन के काबिल है। वो मुस्कुराहट पर काबू पाते बोला था। तो फिर मुझे गैलरी दिखाओ। उसको यकीन ना आया तभी ये बोली थी। उसने गैलरी ओपन करके दिखाओ तो वो उसकी तस्वीर कहीं नहीं थी, उसकी अपनी तस्वीर थी। मेरी तस्वीर डिलीट करो, खुशफहमियाँ चेक करें जनाब की। वो उसके सामने हंसते हुए उसकी नकल उतारते हुए बोला था। ये मुँह और मसूर की दाल। वो फिर से उसे चिढ़ा गया था। हिस्नाल, आई विल किल यू। उसने गुस्से से मुक्का उसके कंधे पर मारा था। हाय मैं मर गया। वो एक्टिंग करता चाबी घुमाता कार में जा बैठा था, जबकि मिनाल का बस नहीं चल रहा था कि उसके दांत तोड़ दे, लेकिन उसका बस चलता तो तब बात थी। वो उठा तो 9 बज रहे थे। सुबह नमाज अदा करने के बाद वो सोया था, पर वो घर पर ही था। मीटिंग शाम को थी। वो सारी रात काम करता रहा क्योंकि उसकी फ़ोन कंपनी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए सारी रात वो प्रेजेंटेशन बनाता रहा था। उसने फ़ाइल आगे एक ऑर्गेनाइजेशन को देनी थी। सारी रात इस प्रेजेंटेशन के लिए बदसकून रहा था। अब जाकर उसको सुकून हासिल हुआ था। अलमारी में से सूट निकालने लगा तो ठठक गया क्योंकि उसके सारे कपड़े प्रेस हुए तरतीब से लगे हुए थे। उसने अलमारी ही आज खोली थी क्योंकि इससे पहले कभी जहमत ही नहीं हुई थी। वो खुद बेड पर रख जाती तो वो तैयार हो जाता। वो फ्रेश हुआ, फिर नाश्ते के लिए किचन में चला आया। इशनाल कॉलेज गई हुई थी। उस रात की तल्ख कलामी के बाद उसकी बात नहीं हुई थी। उस रात के बाद वो उससे बिल्कुल बात नहीं करती थी। उसके बाद वो उसे बहुत हद तक बदली हुई लगी थी। साफ़ सुथरा किचन था, हर शय तरतीब से सजी हुई थी। उसने हॉट पॉट ओपन किया तो उसमें कबाब के साथ अंडे और 2 पराठे पड़े हुए थे। चाय थर्मस में पड़ी हुई थी। वो नाश्ता देखकर उसकी सलीकामंदी का कायल हो गया था क्योंकि सारा घर भी चमक रहा था। उसका कमरा भी साफ था। जो वो उसके सोते हुए पोछा लगा कर गई थी, उसके सारे काम खुद करती थी। उसके इतने सितम के बावजूद, उसके नफ़रत के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हुई थी। उसका सारा काम अपने हाथों से करना। उसके लिए ब्रेकफास्ट रख जाती। दिन का खाना वो ऑफिस में ऑर्डर कर लेता था। रात का भी वो खुद बनाती थी। 1-2 बार वो होटल से सिर्फ खाना लाया था। उसके बाद उसके कपड़े धोना, इस्त्री करना, जूते तक वो पॉलिश करती थी। हर काम भी वो वक्त पर करती थी। वो नाश्ता लेकर लाउंज में चला आया। लाउंज भी साफ़ सुथरा था। वो नाश्ता करने लगा। पराठे, अंडे और चाय बहुत ही लजीज लग रहे थे। वो नाश्ता कर रहा था और साथ साथ उसकी दिमाग की गिरहें ताने बाने गिन रही थी क्योंकि उसको आज उसकी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ था। उसको आज एहसास हुआ था कि उस नन्ही सी जान पर उसकी उम्र से बढ़कर जिम्मेदारियां हैं। उसे आज पता चला था कि उसमें बीवी बनने की वो तमाम खूबियाँ तम बदरजा मौजूद थीं जो वो अपने हमसफ़र में देखना चाहता था। आज उसे मिनाल इशनाल के सामने कुछ भी ना लगी थी। उसे सुबह की पढ़ी हुई एक आयत का तर्जमा याद आ गया था। हो सकता है जो चीज़ तुम्हें पसंद आ रही हो वो तुम्हारे हक़ में बुरी हो, और जो चीज़ तुम्हें नापसंद हो वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। अल्लाह जानता है मगर तुम नहीं जानते। सूरतुल बकरा। सच में उसे अल्लाह का फ़ैसला तो बेहतरीन लगा। वो कितनी देर उसे सोचता रहा। अल्लाह ने तो शौहर के भी हकूक़ बीवी पर वाज़िया किए थे, लेकिन मोहब्बत होने के बावजूद भी नाजायज़ लाड नहीं देना चाहता। वो समझता कि वो उसके प्यार और मोहब्बत से पहले बिगड़ी थी, लेकिन उसने सोचा था शादी के बाद उसने उसका शौहर होने का एक हकूक़ भी पूरा नहीं किया। उसे सिर्फ वो ज़रूरत की चीज़ें फराहम की थी, लेकिन उसे ये ना सोचा था कि उसने जायज़ लाड भी नहीं दिए थे। वो उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती थी, लेकिन उसने एक दिन नहीं देखा कि इशनाल ने खाना खाया या उसकी तबीयत तो नहीं ख़राब। वो तो अपनी अना और नफ़रत के ज़म में था। वो उसे यहाँ लाकर बिल्कुल लावारिस कर गया था। आज उसने इस बारे में सोचा था। उसने सोचा था कि वो उसकी गलती भी तो माफ़ कर सकता है ना। वो तो खुदा ही बन गया था, लेकिन वो रब भी तो हर ख़ता पर माफ़ कर देता है। इसी सोचों के भंवर में सोने के लिए उठ खड़ा हुआ था क्योंकि 2 घंटों बाद उसने मीटिंग पर भी निकलना था।
तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मिनाल कमर पर बाजू टिकाए दरवाजे के आगे खड़ी उसकी तफ्तीश ले रही थी कि वो अंदर ना आ पाए, जो 10 बजे घर आया था। कसम से आज आप मुझे पूरी की पूरी लेडी डियाना लग रही हैं। वो उसके अंदाज को देखता हुआ बोला, जिसके सर पर दुपट्टा नहीं था। वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही थी। वो ये बोलकर खिसक जाना चाहता था, ना ना, आज मैं लेडी डियाना लगूं या करीना, आज तुम्हें मुझे बता कर ही जाओगे कि किधर थे तुम। मैं सिर्फ बेवकूफ़ लगती हूँ, यकीन मानो हूँ नहीं। वो एक अबरूज खाते हुए बोली थी। कसम से आप मुझे बेवकूफ़ लगे ना लगे, हॉट ज़रूर लग रही हैं। उसकी बात से मिनाल एकदम गड़बड़ाई थी और उसकी गिरफ्त दरवाजे पर ढीली पड़ी। एकदम से अपनी कमीज़ को ठीक किया, जो कि पहले ही ठीक थी। वो दुपट्टे पर निगाह दौड़ाते हुए, जो कि बेड पर था, उसको ऐसे कंफ्यूज होता देखकर उसका बाजू हटाता तेज़ी से अंदर आया और बेड पर पड़े उसके दुपट्टे पर लेट गया था। तुम नहायत चीप इंसान हो। वो दरवाज़ा बंद करती गुस्से से उसकी तरफ चीखती हुई उसके पास आई थी। थैंक यू, शुक्र है किसी को तो मेरे हुस्न का अंदाज़ा हुआ ना कि मैं वाकई हसीन इंसान हूँ। साथ में तुम बहरे भी हो गए हो। वो उसके साथ खड़ी हाथ नचाते हुए बोली थी। नहीं, स्मार्ट तो मैं पहले ही था। गुस्से से उसको लाल पीला होता देख हसनाल उसको देखने लगा। गुस्से से उसे लाल पीला होता देखकर उसको बाजू से पकड़कर अपने ऊपर गिरा गया था। मिनाल को तब समझ आई जब वो उसके ऊपर गिरी थी। छोड़ो मुझे चीप इंसान। वो उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी, जिस पर उसने उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूती से हाथ जमाया हुआ था। ऐसे नहीं पिंकी हार्ट, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। कुछ माहिदात तय करने होंगे, कुछ अनकही बातें होंगी, कुछ मोहब्बत करनी है। ऐसे छोड़ दूँ? इतना शरीफ होता तो पकड़ता ही नहीं। वो उसकी गुलाबी रंगत को देखते हुए बोला, जिसका गाल शर्म से शायद लाल हो रहे थे। छोड़ो बेशरम इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक लड़की के सामने ऐसे बेहुदा बातें करती हुए? उसका मायनी खेज और बदलते रवैये से उसके दिल में खौफ पैदा हुआ था। उसके बदलते रवैये पर चाहकर भी अपने लहजे की कड़वाहट पर काबू नहीं पा सकी थी। ना, बीवी से कैसी शर्म। अगर आप चाहती हैं कि मैं बुर्का पहनकर रोमांस कर लूँ तो कसम से मैं कल पहन लूँगा, लेकिन आज नहीं। आज तो बड़ी मुश्किल से हाथ लगी हैं, इसलिए आज नहीं। उसको बेड पर गिराता खुद उसके ऊपर झुकते हुए बोला था। छोड़ो, नहीं तो मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। उसकी सांसों की तपश अपने चेहरे पर महसूस करते उसे धमकी देते हुए बोली थी। चले चीखे, मैं आपके साथ मिलकर चीखता हूँ। चले शुरू हो जाए। हसनाल प्लीज़ छोड़ दो। उसकी इन बातों से बेबस हुई थी। ऐसा कर भी नहीं सकती थी। पहले आपको मेरी 2 बातें माननी होंगी, उसके बाद आपको छोड़ दूंगा। उसकी कलाइयों को कमर के पीछे लगाते हुए बोला, जिनको वो छुड़वाने की कोशिश में बोली थी। मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, जल्दी बताओ। वो जैसे हथियार डालते हुए बोली थी। चले ठीक है, सबसे पहले आपने मुझे आप कहना है, क्योंकि मैं शौहर हूँ तो आप पर फ़र्ज़ बनता है मेरी इज्जत करें, जैसे मैं आपकी करता हूँ। वो उसको मुकम्मल बेबस अपनी शराफत के किस्से सुना रहा था। शक्ल देखिए अपनी। मिनाल के मुँह से जल्दी से निकल गया था। चलें फिर ठीक है, आप इधर ही सारी रात रहें, मुझे नींद आ रही है। वो उसके कंधे पर सर रखता आंखें बंद कर गया था। हसनाल, अब आप उठ जाएं। वो मुश्किल उसे इज्जत देती हुए बोली कि वो उठ जाए। ये अब आपने आज ही नहीं बल्कि रोज़ मुझे कहना है, इसी तरह इज्जत देनी है। उसके आप कहने पर वो भी ऊपर से उठ गया था। चलो जल्दी करो। नहीं, मेरा मतलब है हसनाल, जल्दी करें, मुझे नींद आ रही है। पहले मेरी दूसरी शर्त पूरी करें, फिर छोड़ दूंगा, पक्का प्रॉमिस। बता भी दें अब। वो मसनूई इज्जत देते थक चुकी थी, इसलिए दांत पीस कर बोली थी। तो मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि इधर किस कर दें। वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला था। क्या? ये तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगी, तुम इज्जत देने के लायक ही नहीं हो। उसकी दूसरी शर्त पर उसकी आंखें हैरत से पट गई थी। चलें ठीक है, फिर इधर ही रहें। वो ये कहता दोबारा से उसके कंधे पर सर रख गया था। वो आधा घंटा देखती रही कि वो उठ जाएगा, लेकिन वो था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उठी और उसके चेहरे पर झुकी कि ये करने के बाद एटलीस्ट वो छोड़ तो देगा। अकेले तन्हा नौजवान हसीन लड़के को देखकर एक लड़की रात के इस पहर उस पर लाइनें मार रही है। अपने चेहरे पर लम्स महसूस करता पट से आंखें खोल गया था। उठो चीप इंसान, अब मेरे ऊपर से। वो चीखी थी। छोड़ रहा हूँ यार, क्या करती हैं, इतनी चीख क्यों रही हैं? उसको आज़ाद किया जो भागी के सोफे पर लेटी थी। वो मीटिंग अटेंड करने के बाद रात 10 बजे घर पहुंचा था। वो किचन के बाहर से गुजरा जब उसे डाइनिंग टेबल पर सर रखे हुए सोए हुए पाया था, जो अपने पास बुक और कोई नोट सामने रखे हाथ में पेन उठाए शायद कुछ लिखती लिखती सो गई थी। उसको सोते देखकर वो किचन में ही चला आया था और उसे 5 मिनट देखता रहा, और शायद उसकी नज़रों का ही असर था कि उसकी आंख खुल गई थी। वो चंद पल तो आंखें खोले देखती रही और फिर जैसे स्प्रिंग की तरह उछलती हुई खड़ी हुई थी। अगर आपका सोने का शौक़ पूरा हो गया हो तो मुझे रूम में खाना दे दें, रोशनाल ने तंस मार कर कहा था। वो उसे हैरान छोड़ता रूम में चला आया। सोफे पर बैठकर टीवी ऑन कर ली थी, अपनी सॉक्स उतार के शूज़ पर रखी थी और टीवी पर नसें जुमा ली थी। जब कुछ देर बाद वो आई, खाना उठाए सोफे पर उसके सामने रखा और दोबारा पानी लेकर आई थी। खाना देखते टीवी बंद किया और उठा। पहले मुंह हाथ धोए, फिर आकर खामोशी से खाना खाने लगा। खाना खाकर जब फारिग हुआ था, बर्तन रखने किचन में चलाया तो देखा वो आगे हमेशा की तरह किचन की स्लैब के पास खड़े उसके लिए चाय बना रही थी। वो जब किचन में आया तो उसने पलटकर बगौर देखा और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। रोशनाल ने उसके लब हिलते हुए देखे, जो किताब हाथ में पकड़े शायद कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थी। वो उसको
सर हिलाते हुए देख रहा था। वो जानता था कि वो रट्टेमार स्टूडेंट थी। वो उसे अपने पास बिठाकर पढ़ाता। जब तक नहीं समझाता तब तक उसको समझ नहीं आती थी, इसीलिए ऐसे पढ़ते हुए देख रहा था। 2 कप चाय लेकर आओ और ये बुक उधर ही लेकर आओ। उसकी ऊंची आवाज़ सुनती वो बिल्कुल सुन सी खड़ी हो गई थी, जबकि वो इसे बिल्कुल साकत खड़े देखकर पलट गया था। वो कुछ देर खिड़की खोलकर शहर की रंगीनियों को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर खिड़की बंद करके अपनी शॉल दुरुस्त करता सोफे पर लेट गया, क्योंकि एक तो सर्दी भी थी और दूसरा चाय की तलब हो रही थी। चाय लेकर भी आ जाओ। उसको ना आता देखकर उसने आवाज़ लगाई थी। वो समझ गया था कि वो क्यों नहीं आ रही थी। 1 मिनट के अंदर उसे आता देखा, लेकिन उठा नहीं, वो ऐसे ही सोफे पर लेटा रहा था। एक और बुक और रजिस्टर लेकर आओ जल्दी, विदिन 2 मिनट्स। उसने टेबल पर चाय रखती हुई शनाल से कहा, सर पर नफासत से दुपट्टा किए जैसे उसके अगले हुक्म की मुंतजिर थी। जी, और वो 1 मिनट के अंदर बुक ले आई थी। इधर बैठो। उस पर गहरी निगाह डालते हुए वो अपने पास सोफे पर इशारा करते हुए बोला था। जी जी। उसकी बदलती आंखों और उसकी निगाहों की तपश से मज़ीद पजल हो गई। वो वहीं खड़ी हुई थी। क्या खड़े खड़े फौत होने का इरादा है? उसको ऐसे ही खड़ा देखकर तंजिया अंदाज में बोला। उसकी थोड़ी आवाज़ पर वो डरी पर हिली फिर भी नहीं थी। बैठो। उसको अपने पास ना आता देखकर वो गुस्सा होकर उठ बैठा था और अपना फौलादी हाथ बढ़ाकर अपने पास बिठा लिया था, जो बेतवाज़न सी होकर उसकी गोद में आ गिरी थी, जबकि रोशनाल की सरकत से उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचा रह गया था। उसका तो गोया चेहरा खून छलकाने वाला हो गया था। रोशनाल ने उठकर उसे फासला कायम करना चाहा था, लेकिन रोशनाल ने कमर से पकड़कर उसे नज़दीक कर लिया था। वो तो उसकी इन मेहरबानियों की आदी ना थी। वो तो शादी के बाद उस रोशनाल को जानती थी जो सिर्फ दुख देना जानता है। मैंने कहा था इधर से उठने के लिए। रोशनाल को जैसे उसकी दूर होने वाली हरकत पसंद नहीं आई थी। रोशनाल ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की थी और रोशनाल को तो गोया लगा जैसे उसकी कमर टूटने वाली है। छोड़े मुझे प्लीज़, वो रोते हुए बेबसी से कह रही थी, उसकी पुरतपश सांसों से जैसे वो मरने वाली हो गई थी। रोशनाल ने बगौर उसे देखा, जो सादगी में भी कमाल हुस्न रखती थी। हिरनी जैसा खौफ से फैला हुआ चेहरा उसकी कुर्बत पर रेड अनार बना हुआ था। चलो छोड़ो, टॉपिक बताओ। उसकी हिरनी जैसी आंखों में पानी देखते उसको अपनी गोद से उतारता साइड बिठा गया। हाथ फिर भी उसकी कमर पर वैसे का वैसा ही था। टॉपिक फाइनेंस के रिलेटेड सारा था। फिर वो उसे करवाता रहा, समझाता रहा। कुछ प्रैक्टिकल करवाया था और कुछ वैसे भी फार्मूलाज वगैरह बोले थे। वो वाकई मुश्किल टॉपिक था। समझ आया? उसको समझाकर जब निगाहें फेर कर उससे पूछा तो उसकी कुर्बत पर लाल टमाटर बनी हुई थी। जी जी। वो सिर्फ इस बात में सर हिला सकी थी, हालांकि उसके सर के ऊपर से सारा कुछ गुजर गया था। उसकी परफ्यूम की महक उसके हवासों पर सवार होने लगी थी। अब मुझे छोड़ दें प्लीज़, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है। उसके हैवी परफ्यूम से वाकई उसके सर में दर्द होने लगा था। रोशनाल ने जब उसकी आंखों में पानी देखा तो उसकी कमर पर गिरफ्त हल्की करके उसे अपने साथ लगाकर उसकी आंखों से आता पानी अपने हाथों से साफ किया और बुक साइड पर रखता बुक की जगह उसका सर अपनी गोद में रखा था और नरमी से दबाने लगा था। उसकी उंगलियों के लम्स पे वो नींद में जा रही थी, जबकि शनाल को झटकों पर झटके लग रहे थे। वो उसके झटकों से संभल रही थी। प्लीज़ अल्लाह का वास्ते मुझे जाने दे। उसकी उस रात वाली लहदगी वाली बातें सोचकर वो तड़प कर उठी और वहशत ज़दा सी चलाई थी। उसकी कुर्बत में पहले वहशत ज़दा हुई और अपना आपा खो दिया था, क्योंकि उसके दिए गए ज़ख्म और तकलीफ़ उसे भूलते नहीं थे। एकदम से उसे खुद से दूर हटते उसकी गैर होती हालत पर हैरान था, लेकिन उसकी हालत के मद्देनज़र रखते हुए उसको फिर से अपने करीब कर गया था और उसका सर अपने सीने से लगा लिया था। कहाँ जाना है? उसके सर को थपकते उसने नरमी से पूछा था, जो उसके साथ लगी कांप रही थी। मुझे अल्लाह के पास जाना है, वो नींद में जाते हुए कह रही थी। क्यों जाना है? उसकी बात पर उसके मजबूत दिल पर खींच पड़ी थी। वो बड़ी मुश्किल से बोला था, क्योंकि यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं इसलिए अल्लाह के पास जाना चाहती हूँ। मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, वहाँ मेरे मम्मा पापा हैं, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। यहाँ मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। चुप चुप, ऐसी बातें नहीं करती शो। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ज़्यादा परेशान ना हुआ करो। दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। देख कर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो मेरा ख्याल करते हो। शहरे दिल में उदासियाँ कैसी, ये भी मुझसे सवाल करते हो। मरना चाहें तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना मुहाल करते हो। अब किस किस की मिसाल दूँ तुमको, हर सितम ही बेमिसाल करते हो। मिर्ज़ा गालिब। उसे बहलाते हुए बोल के देखा था जब नींद की वादियों में गुम थी। उसे बाजू में उठाता, उसे बेड पर डाला, उसके ऊपर कंफर्टर दुरुस्त करते खुद सोफे पर लेट गया था। सिगरेट उठाकर फूंकने लगा। फिर वो 1 घंटा सिगरेट फूंकता रहा और साथ साथ उसे देखकर सोचता रहा कि वो उससे दूर होकर कितना पुरसुकून रहती है। वो लड़की होकर सहारे नहीं ढूंढती और वो मर्द होकर भी सहारे तलाश करता रहता है। जैसे टेबल कपों में पड़ी चाय पर तह जम गई थी, ऐसे ही 3 महीने पहले उसके दिमाग में फिरी थी, जिसने उस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद की थी। पैकेट ख़त्म होने के बाद आखिरी सिगरेट एस्ट्रे में मसल कर कंफर्टर ऊपर लेता खुद भी नींद की वादियों में चला गया था।
जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। अपनी सब लोग राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि फ़र्स्ट एपिसोड आप सबको कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके रिस्पॉन्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि एपिसोड कैसी लगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है जी, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। कुछ जगह पे मैं कुछ हटकी हूँ, वो सिर्फ इस वजह से कि नावल में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, तो आप वो एडजस्ट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि नावल आप सबको पसंद आ रहा होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और आप सबका फेवरेट करैक्टर कौन सा है मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे हसनाल का करैक्टर बहुत मज़े का लगता है। उसके डायलॉग्स, उसका वो शरारती से उसके डायलॉग्स और उसका हंसना मुस्कुराना, मुझे उसके सारे डायलॉग्स भी पसंद है। मतलब उसका करैक्टर मुझे ओवरऑल बहुत पसंद है। तो आप सब भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा करैक्टर अभी तक अच्छा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ठीक है जी, तो चलें एक दफ़ा कमेंट सेशन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चलिए कमेंट सेशन देखते हैं। मोहम्मद तुफ़ैल का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम आपी जी, कैसी हैं आप? जी, नावल बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अहमद अली कह रहे वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच अहमद अली। ज़िले हुमा कह रही हैं नाइस स्टोरी अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच ज़िले हुमा। सीमा सुल्ताना कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस नावल, हीरोइन का करैक्टर अच्छा था। इस नावल में विलन काफ़ी ख़तरनाक, ओ माय गॉड, इतना ख़तरनाक विलन, बिल्कुल कमीना था लेकिन अपने अंजाम को पहुंच गया। थैंक यू वेरी मच सीमा सुल्ताना। मलिक कह रहे हैं नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच मलिक। फ़िज़ा कह रही हैं शुक्रिया आप भी, थैंक यू फ़िज़ा। अयान बेग कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस नावल, कोई अच्छा सा एपिसोड वाला नावल, मल्टी कपल प्लीज़। थैंक यू वेरी मच अयान बेग, आप इतने अरसे बाद आए हैं, कहाँ गायब हो गए थे भाई आप। और बिल्कुल ये 2 कपल्स की स्टोरी वाला है। इससे आगे भी इंशाल्लाह मैंने एक नावल सोचा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा कि आज का नावल कैसा लगा। इसमें बेशक 2 कपल्स हैं लेकिन स्टोरी बहुत मज़े की, आप सब बहुत इंजॉय करेंगे। तो सुनिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। ठीक है, देन फ़ातिमा ईमान कह रही हैं बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू वेरी मच फ़ातिमा। गुरु गेमिंग कह रहे हैं गुड नावल, थैंक यू वेरी मच गुरु गेमिंग। नजमा कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच नजमा। अफिया कह रही हैं ये स्टोरी गूगल से किस नाम से है प्लीज़ बताओ, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें वहाँ पर नाम मेंशन है। देन एस्थेटिक गर्ल कह रही हैं नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल। आयशा आप भी कह रही हैं कि अच्छा नावल था, थैंक यू वेरी मच आयशा। देन जी हाउस बट्टी कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। देन गौसिया ख़ान कह रही हैं बहुत अच्छी, थैंक यू वेरी मच गौसिया। LG2933 कह रहे हैं इसका सीज़न 2 कब आएगा, प्लीज़ जल्दी कर दें। चलें ठीक है, इस बारे में भी सोचेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। नावल नेम एंड राइटर भी मेंशन करें यार, डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ चेक करें। रैंडम यूज़र ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच रैंडम यूज़र, आप बड़े अरसे बाद आए हैं, कहाँ गायब हो गए थे भाई। उम्मे हबीबा कह रही हैं गुड बाय, थैंक यू वेरी मच उम्मे हबीबा। आयशा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, इस नावल में विलन कितना ख़राब था, वो बिल्कुल कोई पागल लग रहा था यार, किसी की सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है। हीरोइन का करैक्टर काफ़ी अच्छा था, हीरो भी ठीक ही था। थैंक यू वेरी मच आयशा, बिल्कुल विलन का करैक्टर बहुत ही बकवास सा था, बहुत चवल सा था, मनूस था, तो नो डाउट। और हीरो का करैक्टर हाँ अच्छा था, एंड हीरोइन का करैक्टर तो बहुत ही मज़े का था। थैंक यू वेरी मच आयशा। एस्थेटिक गर्ल कह रही है नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल। फ़िज़ा कह रही हैं शुक्रिया आप भी, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। देन मीरब कह रही हैं कि ये होंठ ऊपर कैसे उठते हैं नीरब नाइस क्वेश्चन बट लिटरली आई डोंट नो कि होंठ कैसे ऊपर उठते हैं। देन शाहीन कह रहा है नावल नेम प्लीज़, तो नावल नेम ये लें, इसने मेंशन किया हुआ है कि प्रोफेसर शाह, एंड इसका सेकंड पार्ट भी है प्रोफेसर खान। ठीक है भाई, आपको आसानी रहेगी अब। देन मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी आप ही जान कैसी हैं आप, नावल बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। देन नूरुलैन कह रही हैं कि थैंक्स फॉर दिस नावल, थैंक यू वेरी मच नूर, बट कुड यू प्लीज़ अपलोड नहल नावल बाय फ़ातिमा नूर। इंशाल्लाह उनसे रब्ता करने की कोशिश करूँगी, अगर हुआ तो ज़रूर। रीज इट्स माई फर्स्ट टाइम रिक्वेस्टिंग यू, इफ़ यू कुड डू इट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू डियर। आई एम नॉट ए रीज, इट्स अनाया। और इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ज़रूर अमल करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए ये नावल ला सकूँ। मुझे राइटर से रब्ता करना पड़ेगा, जैसे ही परमिशन मिलेगी मैं आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अहमद कह रहे हैं मैं वॉइस ओवर करना चाहती हूँ, भाई करें ज़रूर करें। देन सलाहा कह रही हैं आपने एपिसोड वाइज दिया था, कौन से वाला है ये? हाँ, ये मैंने एपिसोड वाइज दिया था, ये डिमांड थी, मैंने आपको बताया ना कुछ 2 नॉवेल्स रहते थे तो वो मैंने डिमांड पे दिए थे।
यूनिवर्स ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच। ज़ैनब सगीर ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब सगीर। अवैस कह रहे हैं कि यस आई एम एक्साइटेड। भाई आप सुने जाकर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है जी। अफशा कह रही हैं कि मैं फिर रीड करूँगी नॉवल नेम। कौन से वाला ये? चार रिप्लाई आए हुए हैं आपको, लें इसने बता तो दिया। देन आयशा क्वीन का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम, नाइस नावल, हीरोइन का करैक्टर काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी क्यूट थी, हीरो भी बहुत ज़बरदस्त था। थैंक यू वेरी मच आयशा क्वीन। फ़िज़ा कह रही है शुक्रिया आपकी, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। एस्थेटिक गर्ल कह रही है वेरी 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 एक्साइटेड, थैंक यू वेरी मच। सलाहा कह रही हैं पहले भी पढ़ा है, चलें कोई बात नहीं सलाहा। देन बस आई थिंक्स एंड हो गए हैं हमारे कमेंट्स जी। तो ये थे हमारे आज के कमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आज के नावल की फ़र्स्ट एपिसोड आप सबको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, आज की एपिसोड एंजॉय करें और अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल सेकंड एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।